बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, सबसे पहले फिर आवाज़ की लिए माजरत करूँगी। आजकल आपको पता है कि कुछ मौसम ऐसा है लाहौर के अंदर कि सारे ही बीमार हो रहे हैं, बल्कि हमें इससे रिलेटेड भी एट सम पॉइंट डिस्कशन करनी है प्रोग्राम में कि ये जो सीजनल इश्यूज़ आते हैं उनका क्या हल है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन मुझे टॉन्सिलाइटिस हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हुई हुई है। असल में सर्दियों में एक बहुत गलत चीज़ जो हम करते हैं वो ये है कि ठंडी चीज़ें नहीं छोड़ते। मेरी भी यही बीमारी है जिसकी वजह से मैं अक्सर बीमार हो जाती हूँ। सो आई शुड ऑल्सो बी केयरफुल। आज किस टॉपिक पे बात करनी है? आज व्यूअर्स मैंने आपसे बात करनी है चुगली, झूठ, गीबत, इन चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि ये सारी इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप झूठ की बात करें तो झूठ एक इंसान अक्सर किसी के मुंह पे जब बोलता है तो बड़ी दफ़ा किसी और के बारे में बात कर रहा होता है और गलत बयानी कर रहा होता है। चुगली आपको पता है, अगेन किसी की जाके शिकायत लगाना, और जिसको हम बचपन में कहते हैं चुस लगाना। देन बैक बाइटिंग, यानी कि किसी के पीठ पीछे बैठ के उनकी बुराइयां करना। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आजकल की दुनिया में, आजकल के ज़माने में हमें क्यों नहीं समझ आती कि ये चीज़ें कितनी नेगेटिव हैं। देखिए, किसी भी इंसान के पीठ पीछे बैठ के कोई फजूल बात करना, कोई नेगेटिव बात करना बहुत ही बुरी बात है। अगर आपको किसी से इशू है, उनसे फ़ेस टू फेस बात करें। कुछ अर्सा पहले मुझे पता चला कि मेरी कोई रिलेटिव हैं, वो मेरे से नाराज़ हैं और उन्होंने पीठ पीछे कोई 6 लोगों को जाके मेरे से रिलेटेड बात की और जो उनको प्रॉब्लम थी उन्होंने शेयर की। उनकी शिकायत ये थी कि जुगन मिलती नहीं है, टाइम नहीं देती। अच्छा, एक को कहा, दूसरे को कहा, अब 6 लोगों से, और ये तो वो 6 लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया, पता नहीं किस किस ने नहीं बताया होगा। तो बार बार मेरे दिल में एक ही बात आई कि यार, अगर इनको मेरे से नाराज़गी है या अगर मतलब इशू है तो चुगली लगाने से 100 गुना बेहतर है कि मुझसे बात कर लें। अब उस स्टेज पे मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि मैं नाराज़ होकर रुस के बैठ जाऊँ और मुँह ना लगाऊँ, या फिर उनसे बात करूँ। तो फिर मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा, आपके पास कुछ टाइम है, मिलना चाहूँगी। तो उन्होंने बड़े ही तंज़िया अंदाज में कहा, अच्छा मिल गया टाइम तुम्हें हमसे मिलने का। बात तो मुझे बहुत बुरी लगी, लेकिन मैं चुप हो गई। मैंने कहा अभी मैं ये बात नहीं करूँगी, बिला वजह फ़ोन पे बात बिगड़ जाएगी। खैर, और वैसे भी आपको पता है व्यूअर्स, फ़ोन पे चाहे आप वीडियो कॉल के ऊपर भी हों, अगले को मतलब ये नहीं पता होता कि आपका मूड किस किस्म का है, आपकी उस वक्त टेम्परामेंट क्या है, कि आप लड़ाई कर रहे हैं या आप जनरली बात करें। और वैसे भी व्यूअर्स, चाहे डिजिटल ज़माना है, अगर आप एक ही शहर में रहते हैं तो आप वक्त निकाल सकते हैं। खैर, मैं गई उनको मिलने के लिए, तो बैठी तो थोड़े से उन्होंने 1-2 और सड़ियाँ मारी, कमेंट्स पास किए। तो मैंने आगे से घूम के कहा, मैंने कहा मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने ये बात रिपीट की है। तो एकदम से ना जैसे इंसान कच्चा नहीं हो जाता कि तो मैंने कहा देखें, अगर आपको मेरा आपसे ना मिलना बुरा लगता है या कोई नाराज़गी है तो मुझसे आप बात कर लें। मुझे एक नहीं 6 लोगों ने बताया। किसने बताया तुम्हें? मैंने कहा जी, अब मैं इस बात को बढ़ाऊंगी नहीं मज़ीद लोगों का बता के, लेकिन आपको पता है कि आपने लोगों से बात की है और वो कौन कौन से लोग हैं। मैं नाम लूँ 4 का, आप आगे से घूम के आप किसी और का सोच रही हो। देखिए, आपने बात तो की है, क्योंकि एक दफ़ा आपने बहुत से लोगों में बैठ के ये बात की, उन लोगों ने सुना, और 2-3 लोगों को आपने अलग-अलग कॉल करके या मिल के बात की। हाँ, तो तुम नहीं मिलती। मैंने कहा बिल्कुल मैं नहीं मिलती, ना मिलने की वजह भी सुन लें। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा सबसे पहली बात, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनको मुझे वक्त देना होता है। रात को 8 बजे वो बच्चे सो जाते हैं, इसलिए मेरे लिए शाम के प्लान्स बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा सुबह मैंने मॉर्निंग शो के लिए जल्दी उठना होता है। दूसरी बात, ये पिछला साल मैं बहुत बीमार रही हूँ। मेरी बैक टूट गई, फिर एक मेरी मेजर सर्जरी हुई, उसके बाद फिर मेरा हार्ट टूट गया। एक बंदा जब इतनी तकलीफ़ में होता है, और काम तो मैं करती रही व्यूअर्स, क्योंकि आपको पता है रोज़ी रोटी तो इंसान ने कमानी ही कमानी है। देखिए, एक शौक़ और पैशन तो है, लेकिन ये मेरी नौकरी है, ये मेरी जॉब है। बट उसके अलावा जाके घर में लेट जाना और रेस्ट करना, क्योंकि आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आप रिकवर कैसे करेंगे। तो मैंने कहा मुझे बताएं कि मेरे पास किस वक्त टाइम था। उसके अलावा चलें, आपको गिला है कि मैं आपको मिलने नहीं आई, आप भी तो नहीं मिलने के लिए आई। उनको मेरी बात समझ आई, उन्होंने मुझे गले लगाया। उन्होंने कहा सॉरी, असल में हम तुम्हें मिस करते हैं ना, तो तुम नहीं आती। तुम तो हमारे मतलब इवेंट्स पे जब भी आती हो तो एक रौनक लग जाती है, नहीं होती तो बड़ा डेड माहौल होता है। मैंने कहा मुझे आपका प्यार जो है
आपको शायद पता नहीं है कि मुझे आपके प्यार की कितनी कदर है और आपकी कितनी कदर है। एंड आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरा नाम मिलना बुरा लगा, मैं भी मज़ीद कोशिश करूँगी। लेकिन अगर आप भी कभी DHA साइड पे या कंटोनमेंट की साइड पे आती हैं तो आप भी घर चक्कर लगा लें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम किस टाइम घर होती हो? मैंने कहा यूजुअली 6 बजे के बाद तो मैं घर पे ही होती हूँ, क्योंकि बच्चों को सेटल करना होता है, उनकी चीज़ें होती हैं, 100 और मामलात होते हैं। तो मैं 6 बजे के बाद रात 10 बजे तक तो घर होती हूँ और 10 साढ़े 10 बजे हम सो जाते हैं। लेकिन अगर आपने आना होगा तो मैं जागी रहूँगी, या आप आ जाइएगा, हम कॉफ़ी पे चले जाएंगे। तो व्यूअर्स बड़े अच्छे और बड़े आसान अंदाज में ये मामला रिजॉल्व हो गया। लेकिन एक ये मामला भी होता है जो मैंने आपको कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तो एक ये ऑप्शन भी था कि मैं भी औखी हो जाती। व्यूअर्स इन चीज़ों से ताल्लुकात ख़राब होते हैं। देखिए मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से तो गुनाह है, आप किसी भी मज़हब में देख लें, इस्लाम में देख लें, क्रिश्चियनिटी में देख लें, बुद्धिज़्म में देख लें, किसी भी मज़हब में देखें तो ग़ीबत करना, झूठ बोलना, किसी के पीठ पीछे बात करना बहुत बुरी चीज़ है। अब अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि छोड़ दें। आप सबको पता है कि आप कौन हैं। जिन लोगों को चुगलियां लगाने की, झूठ बोलने की, ग़ीबत करने की आदत होती है, उनको पता होता है अपना। देखिए, एक होती है पकड़ इस दुनिया में और एक होती है अल्लाह ताला के पास पकड़। आप अल्लाह ताला के जो फ़राए, जो हुकूक हैं और जो मामलात हैं उनको नहीं पूरा करते, वो आपका और आपके रब का मामला है। उनको आपने पूरा करना है, क्योंकि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद बराबर के हैं और दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन वो आपका और आपके रब का मामला है, और रब हमारे पता नहीं कितने करोड़ों गुनाह माफ़ कर देता है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। लेकिन जो ज़्यादती आप किसी इंसान के साथ करेंगे, उस इंसान का कि जब तक आपको माफ़ी नहीं मिलेगी दिल से, तब तक आपकी पकड़ है। सो क्यों हम ऐसे अमल करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं और अपने प्यारों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमें अपनों की कदर करनी चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे अपनों की ज़ीरो वैल्यू है। हमें होता है कि अपना ही है ना, खैर है, डजेंट मैटर, जैसे मर्ज़ी ट्रीट कर लें। इवेंचुअली ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है, और जब ताल्लुक़ ख़राब होता है तो हम फिर मज़ीद अपने आप को एक विक्टिम बना लेते हैं कि हाय देखो मेरे साथ कितनी ज़्यादती हुई। कभी अपने अमल, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड्स को भी हमें चेक करना चाहिए। वैसे भी ग़ीबत एक बहुत बुरी चीज़ है। ऐसे है कि जैसे आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। क्या आप ये पसंद करेंगे व्यूअर्स? कभी भी नहीं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि सास जो है वो अपनी बहू के बारे में बैठ के 10 लोगों में बुराइयां कर रही है। मैंने तो ऐसे भी सिचुएशंस देखी है कि बहू एंटर हुई है और ये मैडम ये तो हिलती नहीं है, तुम लोगों को दिखाने के लिए अब ये मिन्नतें कर रही है, वैसे तो घर में एक उंगली नहीं उठाती। ये बहुत अनकाइंड बातें हैं। अब ये हो गई चुगली 10 लोगों के सामने। अब अगर बहू सामने नहीं है तो उसके पीठ पीछे, एंड बाय द वे मैं सिर्फ सास की नहीं बात करी, बहुएं भी यही हरकत करती हैं। 10 जगह बैठ के अपनी सास की बुराई करती है। भाई चले आप उसको, अपनी सास को अपनी माँ नहीं मानते तो वो आपके मियाँ की माँ तो है ना। क्या आपको अपने शौहर से बिल्कुल प्यार नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपकी नज़र में? जो आप उनकी माँ, जिनको उस इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम होना चाहिए क्योंकि वो उनको उस दुनिया में लेके आई हैं। हम तो एक ऐसे मुल्क से बिलोंग करते हैं व्यूअर्स जहाँ पे सासों को आंटी या खाला नहीं कहा जाता। हम तो ऐसे मुल्क से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम अपनी सास को अम्मी, मामा, जिस तरह मैं अपनी मदर इन लॉ को मम्मी कहती हूँ। और व्यूअर्स मेरा तो अपनी सास के साथ अपनी अम्मी से भी ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ है, क्योंकि उनके साथ मेरा एक अपना एक डायनामिक है और वो देती भी बहुत प्यार है। बट व्यूअर्स कभी कभी ज़िंदगी में नहीं ऐसे लोग होते जो आपको बहुत ज़्यादा रिगार्ड दें और माँ बाप की बात माफ़ कर देंगे लेकिन सास ससुर की नहीं करेंगे। ये भी ज़्यादती है। सो अल्टीमेटली मेरा पॉइंट ये है कि व्यूअर्स थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाना चाहिए। ये सोशल मीडिया की और मीडिया की भी बड़ी गलती है कि सास बहू और फुफ्फी के साथ ताल्लुक़ और इस किस्म के रिलेशनशिप्स को, नंदों के साथ रिलेशनशिप्स को बुरा दिखाया जाता है और उनको विलन्स बनाया जाता है। लेकिन ऐसे भी तो प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिनमें उनको अच्छा दिखाया जाता है, हीरोज़ बनाया जाता है। सो अच्छाई की तरफ अगर हम रुझान करें और नेगेटिविटी से दूर रहें तो कितनी अच्छी बात होगी। अब ग़ीबत, चुगली, बैक बाइटिंग, नुकसान एक तो आप अपनी ज़ात को पहुंचा रहे हैं इस तरह की हरकतें करके, लेकिन जिस बंदे के बारे में आप बात कर रहे हैं व्यूअर्स, मैंने लोगों की नौकरियां जाते हुए देखी हैं चुगलियों की वजह से, बैक बाइटिंग की वजह से, झूठ की वजह से। मैंने लोगों की रिश्ते, शादियां टूटते हुए देखा है। मैंने इतनी नेगेटिविटी, दोस्तों में मेजर फड्डे, बचपन के दोस्त एक दूसरे से बात नहीं करे, भाई बहनों में ताल्लुकात ख़त्म होते हुए देखे हैं मैंने।
सो व्यूअर्स, क्यों ऐसा काम करना है जिसकी वजह से आपकी अपनी ज़िंदगी में मसाइल पैदा होंगे और दूसरों की ज़िंदगी में? हमेशा एक ही बात कही है कि दूसरे के लिए वो पसंद करें जो आप अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हैं। ये सिर्फ चीज़ों की बात नहीं है, ये रवैयों की भी बात है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके बारे में 10 लोगों में बैठ के या किसी एक और इंसान के साथ बैठ के आपकी कोई बड़ी प्राइवेट बात या आपकी कोई नेगेटिव बात या कोई आपकी बड़ी पर्सनल बात डिस्कस हो? तो जब अपने लिए ये चीज़ नहीं पसंद करते तो फिर दूसरों के साथ क्यों ऐसा करते हैं? और व्यूअर्स, ऑनेस्टली मैंने तो हमेशा ऐसे लोगों को मुंह के बल गिरते हुए देखा है और सफ़र करते हुए देखा है। रिश्तों की कदर करें, वैल्यू करें, और अगर आप किसी इंसान को नहीं जानते तो फिर तो उसके बारे में बुराइयां करना, गीबत करना, चुगलियां करना बहुत ही बुरी बात है। अब मैं मीडिया में काम करती हूँ, अक्सर मुझे लोग, फैमिली मेम्बर्स प्राइवेटली बैठ के कहते हैं फलां के बारे में बताओ। अब कोई भी है, मैं एक नाम ले लेती हूँ, जैसे कि अहमद अली भट्ट हो गया। अहमद अली भट्ट को मैं सोशली भी जानती हूँ, ज़िले हुमा के बेटे हैं। हुमा जी जो हैं वो मामा की बहुत प्यारी बचपन की दोस्त थी, तो इस वजह से मेरा अहमद के साथ भी बड़ी अच्छी जान पहचान है। फिर मीडिया में भी हमने साथ काम किया। तो वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे कहा अहमद अली भट्ट के बारे में हमें बताओ, वो कैसा है, उसकी शादी कैसी चल रही है। अब मैं बैठ के अपने कॉलीग की पर्सनल लाइफ लोगों के सामने डिस्कस करूँ और 4 बातें लगा के उसको मिर्च मसाला लगा के बात को इंटरेस्टिंग बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो क्या ये सेंस बनती है? इसी तरह की हरकत बहुत से टिकटॉकर्स और बहुत से यूट्यूबर्स करते हैं। वो ऑन एयर जाके किसी एक बंदे की कोई छोटी सी बात पकड़ के उसमें 10 बातें झूठी लगा देते हैं कि हम वायरल हो जाएंगे। बड़ी दफ़ा इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ है कि इंटरव्यू में एक बात की, पूरी बात नहीं लगाई, सिर्फ एक लाइन या 2 लाइनें जो हैं वो एडिट करके लगा दी ताकि लगे कि जैसे मैं कोई बहुत ही बुरी और बड़ी नेगेटिव बात कर रही हूँ। लोगों ने तो वो एक क्लिप ही देखनी है, पूरा शो आजकल कौन देखता है? लोग तो क्लिप्स निकाल के देखते हैं ऑनलाइन जब देख रहे होते हैं। टीवी पे लोग पूरा देख लेते हैं। सो पॉइंट ये है कि प्लीज़ पर्सनल लेवल पे भी ये ना करें, प्रोफेशनली भी ना करें, सोशली भी ना करें, एंड प्लीज़ जिन लोगों को आप नहीं जानते उनकी रेपुटेशन के और उनकी ज़िंदगी के चीथड़े मत उड़ाएं। ये बहुत बुरी चीज़ है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि ओ हमारी कमेटी पार्टी है, तुम ज़रूर आना, गप्पे लगाएंगे, गॉसिप करेंगे। तो मैं एकदम से कह देती हूँ कि बॉस, गॉसिप का शौक़ नहीं है और मैं तो बहुत ही बोरिंग हूँ। भाई आप हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जब साथ बैठे हुए गेम्स खेल सकते हैं, 100 चीज़ें कर सकते हैं। आपके ख्याल से वेस्ट के अंदर लोग बैठ के यही करते हैं? लोग वेस्ट में बोलिंग चले जाएंगे, हैंग आउट करेंगे, डिनर है तो लोग मोनोपोली या स्क्रैबल खेल लेंगे। पहले वक्तों में फैमिलीज गेट टुगेदर करती थी, कैरम बोर्ड पे खेल रहे होते थे या लूडो खेल रहे होते थे, वो स्नेक्स एंड लैडर्स खेल रहे होते थे, बच्चे अपना खेल रहे होते थे। अब बच्चे भी बैठे हुए हैं बुत बन के, बड़े भी बैठे हुए हैं और आपस में कोई 2-4 लोगों की बुराइयां चल रही हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं। आपके ख्याल से बच्चे चुगली लगाना, गॉसिप करना, ये चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? माँ बाप से सीखते हैं। और जो आप किसी को डैमेज करते हैं उसके बारे में कोई नहीं सोचता कि क्या नुकसान उनको पहुंचेगा। सो व्यूअर्स, गीबत, बैक बाइटिंग, चुगली, ये चीज़ें बड़ी नेगेटिव हैं, प्लीज़ इनको अवॉइड करें। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ मेरी लाडो रानी प्यारी सी हमारी शेफ़ अनम शेख हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मम्मी ठीक हो? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अनमा, मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं बात कर रही हूँ, मुझे पता है आप भी इससे बहुत सफ़र कर चुके हो। बिल्कुल। स्पेशली जब शुरू मीडिया में आई थी तो आपने मुझे बड़ी दफ़ा आके कहा, आपको पता है फलाने मेरे बारे में ये कहा, आपको पता है कि मेरे बारे में ये वाली इस किस्म की एक स्मीयर कैंपेन चल रही है। तो मैं आपको क्या कहती थी, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। दूसरी बात, हर बंदे का अपने अमाल है, बिल्कुल ऐसा करें उल्टा काम, करें नेगेटिव चीज़ें। और जुगना पे मैं एक बात सोचती हूँ, जो बंदा किसी की गॉसिप आपके साथ कर रहा है ना, वो नेचुरल बात है कि जो बात आप उसके साथ करोगे ना, वो आगे जाके भी करेगा। ये बिल्कुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, हमेशा यही होता है। बिल्कुल सही आपने कहा, इसमें बिल्कुल भी कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। अगर वो मेरे से आपके बारे में बात कर रहा है तो मेरी बात भी डेफिनेटली आपसे जाके करेगा। आप मुझे कितने अरसे से जानती हूँ? बहुत टाइम से, बहुत टाइम, 2013 से मैं आपको जानती हूँ। तो 11 साल हो गए जी, 12 साल होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर।
कितनी दफ़ा मैंने आपके साथ बैठ के गॉसिप की है? कभी भी, नेवर एवर। मैक्सिमम ये पूछे ना कि आपने फलां के साथ भी काम किया, बेटा कैसा एक्सपीरियंस बिल्कुल। था, इस तरह देखिए, की वो बात, हम एक या हेल्दी अगर कोई डिस्कशन, इशू हुआ हो, कोई मसला हुआ हो, तो हमने बात की है। जस्ट हेल्दी डिस्कशन, वो भी हम किसी की इस तरह से नहीं कि हम किसी की बैक बाइटिंग में बात करें, या किसी को, जैसे आपने भी बोला कि किसी को डैमेज करने के लिए कि हम प्रोपेगेंडास बना रहे हैं कि अब हम उसको ऐसे डैमेज आपको पता है करेंगे। पहले वक्तों में जो एक्ट्रेसेस होती थी, फिल्म एक्ट्रेसेस, अब मैं इसमें पढ़ूंगी नहीं कि कौन और क्या, वो जान के जो फिल्म के और जो ये एंटरटेनमेंट के रिपोर्टर्स होते थे, उनको फोने करके कहती थी कि आपको पता है फलां एक्ट्रेस जो दूसरी कोई है, उसने ये किया, हाँ हाँ हाँ, ये बड़ी पक्की बात है, आंखों देखी कानों सुनी, और इस तरह वो एक दूसरे की रेपुटेशन को डैमेज करती थी। बिल्कुल, उनका करियर उसकी वजह से खराब होता था। ये क्यों नहीं हमें समझ आती कि जो हमारे हिस्से का है, हमारे हक का है, हमें मिलना ही मिलना है ना। मैं एक बात सोचती हूँ जुगन, आप ही शायद जो बहुत रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म चलते हैं ना, उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की गॉसिप्स नहीं करते। जब आप एक दूसरे की गॉसिप्स नहीं कर रहे हो तो ना, हमेशा मेरे हिसाब से वो रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म चलता है, और वहीं पे ही आपको आके किसी के साथ ट्रस्ट डेवलप होता है। आज मैं ये बात ऑन एयर भी कहने के लिए तैयार हूँ कि मैंने मीडिया में बहुत कम जो है ना क्लोज़ अपने लोग दोस्त बनाए हैं। मैंने कभी भी ज़्यादा मीडिया के अंदर इतनी दोस्तियां हैं, बट वो ऐसी दोस्तियां नहीं है जिनको शायद मैं लॉन्ग टर्म लेके चलूँ। मुझे याद है कि एक दफ़ा आपकी मेरी एक हम किसी कॉन्सर्ट पे आए हुए, तो आप वहाँ से निकल रही थी और मैं आ रही थी, और हमारी काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई थी उस वक्त। तो आप उस वक्त मुझे इग्नोर भी कर सकती थी, और मैंने इस बात का कोई बुरा भी नहीं मनाना था कि जुगन आप ही मेरे पास से गुजर गई, और आप ऑल द वे गुजरी, फिर वापस आई, कि आपको लगा कि शायद मैंने अनम को देखा, आप वापस आए, आपने मुझे पूरी हक किया और आप मुझे मिली। वो इसलिए क्योंकि कभी आपने मेरे बारे में कभी कोई बात नहीं की थी, और ना ही मैंने कभी आपके बारे में। दूसरी एक और बात है ना, मुझे इस बात की 100% मुझे पता है कि अनम मेरे बारे में कभी कोई फजूल बात नहीं करेगी, कोई बकवास नहीं करेगी। बिल्कुल। आपको पता है कि मैं कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। Exactly. अगर फायदा ना भी पहुंचा पाऊं तो नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। आजकल के ज़माने में क्यों ऐसी हमें सिक्योरिटी नहीं है एक दूसरे के बारे में? क्यों हम इतने नेगेटिव हो गए हैं कि आपने जैसे कहा कि मैं बड़ी कम दोस्तियां करती हूँ, बिल्कुल। मैंने बड़ी दोस्तियां की इसी फील्ड में, और फिर मुझे किनारा कशी करनी पड़ी। मुझे आज तक याद है, एक इंडियन डायरेक्टर थी, काफ़ी अर्सा पहले जब पाकिस्तान इंडिया के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते थे, और ये सारे मसाइल नहीं थे, और अक्रॉस द बॉर्डर इतना बदतमीज़ एटीट्यूड नहीं था हमारी तरफ। उस ज़माने में एक इंडियन एक्टर आई महेश भट्ट साहब के साथ वो काम करती थी और उनकी राइटर थी। वो पाकिस्तान आई, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम किसी को रेकमेंड करो कि तुम्हारे ऑपोजिट हम उसको लें। उसमें हुमायूं सईद ने होना था, मैंने होना था, और एक तीसरी। मैंने उनको एक नाम रेकमेंड किया, मेरी वो बड़ी अच्छी दोस्त थी, मैंने उनको उनसे इंट्रोड्यूस भी कराया। मज़े की बात यह है कि जिस दिन उनकी 1-on-1 मीटिंग थी, वो प्रोजेक्ट फिर नहीं हुआ, बिकॉज फिर वो ये मामला शुरू हो गए, और ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि हम दुबई में शूट कर लेंगे। मैंने कहा जी मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकती, मैं पाकिस्तान में स्टेट चैनल को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं अक्रॉस द बॉर्डर के प्रोजेक्ट में काम कर नहीं सकती। और टेक्निकली भी देखे, अगर हमने एज अ कंट्री स्टैंड लिया तो हम सबको साथ खड़े होना चाहिए एज अ नेशन। खैर वो एक डिफरेंट बात है, और पूरी दुनिया है यार, आप हॉलीवुड में काम कर लें, टर्की में काम कर लें, कहीं और कर लें अगर बाहर काम करना है। खैर उस लड़की की जब अकेली मुलाकात हुई ना उनसे, तो वो आपके अगेंस्ट ही हो गई होगी। मैंने आपको ये स्टोरी शायद सुनाई थी कि उसने आगे से घूम के कहा मेरे बारे में, और मेरा दिल टूट के चकनाचूर हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि उसने 1-2 दफ़ा मुझे ये बात वैसे भी कही है कि यार जुगन तुम कुब निकाल के चलती हो। तो उसने कहा कि वो तो कुब्बी है, तो वो क्योंकि इंडिया से थी उनको नहीं कहते कुब्बी क्या होता है, कहते वो तो इस तरह करके चलती है, और एक तो उसका वॉक करने का जुगन का तरीका बड़ा वियर्ड है, दूसरी बात खास अच्छी एक्ट्रेस तो नहीं है, तो आप उसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं? वही शख्स है जिन्होंने उनसे 1-on-1 मुलाकात मतलब आपने मुझे जड़ों से काटने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसा। खैर उन्होंने मुझे रिपीट की ये बात, मुझे हुमायूं ने भी बताया कि उन्होंने कहा कि तुमने तो इस तरह रेकमेंड किया था कि तुम अपनी सगी बहन को रेकमेंड कर रही हो, तो उससे तो तुम्हारे बारे में ये कहा। उन्होंने अलहदा मुझे बताया, उन्होंने मुझे अलहदा बताया, और क्योंकि मुझे पता है कि कुब्बी वाली बात ने कहा तुम कुब्बी क्यों, सीधी होके चला करो, मुझे वो कहती रहती थी, तो मुझे पता है कि उन्होंने ये बात कही होगी। वो टर्म ऐसी थी कि मुझे फौरन आपको क्लिक कर गया। अब आप सोचें कि इस पॉइंट और इस स्टेज पे मेरा क्या हाल था। मैं चुप हो गई, मैंने किनारा कशी कर ली। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पहले भी 1-2 दफ़ा खदशा हुआ कि इन्होंने कुछ ऐसी बात की है, पर जानी
जिंदगी बहुत छोटी है, बिल्कुल नेगेटिव लोगों के साथ गुजारनी ज़रूरी नहीं है। बहन हो भाई हो तो बंदा कहता है कि चलो जैसे तैसे भी आप चला लेते हो मामलात, लेकिन खून के रिश्ते अपनी जगह उनसे भी जुगना भी अब इस तरह से जब बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा डिफरेंस आना चाहिए तब वो भी नहीं चलते। हम किचन में गप लगाएंगे, बात करेंगे, done। क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर्स जो इस मामले की वजह से ख़राब होते हैं उस पर बात करना भी ज़रूरी है। और मेन्यू भी आपसे किचन में आके लूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली आज अनम्स किचन हम कर रहे हैं, शेफ्स किचन। बट 2 लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। मुनीर नियाज़ी साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। मुनीर नियाज़ी साहब को कौन नहीं जानता, बेहतरीन पोइट, उर्दू और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में पोइट्री लिखते थे और बाय द वे इतनी खूबसूरती से अपनी पोइट्री को पेश भी करते थे। देन फिल्मी सॉन्ग्स, पोइम्स एंड गज़लें भी आपने लिखी। मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहान, नसीम बेगम जैसी बड़ी बड़ी बेहतरीन आर्टिस्ट के लिए, लेजेंड आर्टिस्ट के लिए आपने सॉन्ग लिखे और उन्होंने गाए। आपकी सर्विसेज को मद्देनज़र रखते हुए आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। आपकी डेथ 26 दिसंबर 2006 में हुई। और व्यूअर सच्ची बात बताऊं, मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मुनीर नियाज़ी साहब से और परवीन शाकिर साहिबा से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। और आप आयरनी देखें कि 26 दिसंबर को परवीन शाकिर साहिबा की भी डेथ एनिवर्सरी होती है। आप एक पोइट, टीचर और सिविल सर्वेंट थी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अपनी पोइम्स की वजह से जानी जाती हैं और बाय द वे आपकी पोइट्री इतनी आसान और दिल को लगने वाली होती। आसान से मुराद ये कि वर्ड्स आप इतने आसान यूज़ करती थी कि मेरे जैसा नालायक भी बड़े आराम से समझ लेता था। बेशुमार पोइम्स और गज़ल्स लिखी। पोइट्री में खुशबू, खुद कलामी, इनकार जैसी आपकी पोइट्री के मजमूए शामिल हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से आपको नवाजा गया। दुआ है कि अल्लाह पाक मुनीर नियाज़ी साहब और परवीन शाकिर साहिबा के दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करे, आमीन। ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं। ब्रेक के बाद अनम का शेफ्स किचन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए हैं हम अनम शेख के किचन में। क्या बना रही हो आज? जो कुनापी आज हम बनाने जा रहे हैं, देखें सर्दी आ गई तो सर्दी की सौगात बड़ी ज़रूरी है। अंडे का हलवा मोस्ट मेरे ख्याल है बहुत से लोगों का बड़ा फेवरेट होता है। अच्छा, मेरा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नहीं है बिल्कुल? अंडे का टेस्ट आ रहा होता है। देखें अंडे का टेस्ट खत्म करने का भी तो इसके अंदर एक रीज़न है ना। क्या अंडे का क्या? टेस्ट खत्म कर सकते हैं आप इसके अंदर या तो सिर्फ रोज़ वाटर डालकर या थोड़ा सा क्योड़ा एसेंस डालकर। तो हम डालेंगे? हम डालेंगे बिल्कुल। चलो फिर ऐसा करते हैं कि जो मुझे आपने बताया है, मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, मैं सबसे पहले आपको अंडे के हलवे की रेसिपी बता देती हूँ और दूसरी रेसिपी जो है हम वो आधा बॉक्स पार्सल्स जो है वो हम रेडी कर रहे हैं, उसके लिए जो है वो हम कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले रेसिपी के लिए आपको चाहिए जी अंडे तकरीबन 12 अदद, घी इसमें जाएगा 1 कप के करीब, चीनी तकरीबन 16 खाने के चम्मच, दूध 4 कप के करीब। ज़रदा रंग ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर दें। इलायची पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, मिक्स नट्स या आप खाली बादाम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और चांदी का वर्क इसमें जाएगा गार्निश के लिए। सिंपल, बड़ा ही आसान और बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। बस थोड़े से आप कह लें कि थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है और आपका अंडे का हलवा बहुत ज़बरदस्त सा बन अच्छा, जाएगा। अभी हमने इसके अंदर डाला है एक देसी घी, हाँ, हमने इसके अंदर इलायची डाल ली है, और थोड़ा सा हम इसमें दूध डालेंगे। दूध तो मैं अभी डालती हूँ, बट मुझे बताएं कि क्योड़ा एसेंस हमारा कहाँ है? क्योड़ा एसेंस हम बाद में डालेंगे जब ये थोड़ा सा पक जाएगा। बस ठीक है, जब ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद हम लास्ट मोमेंट के ऊपर इसके ऊपर जो है हम क्योड़ा एसेंस डालेंगे। अच्छा पहले तो अब हम इसको ग्राइंड करें? जी बिल्कुल। सिंपली सबसे पहले आपने क्या करना है कि 12 अंडे ले लेने हैं, आपने उनको बीट कर लेना है। बीट करने के बाद आपने जो है उनको बीट करके आपने अपने ग्राइंडर के अंदर उनको ऐड कर देना है, साथ ही चीनी ऐड कर देनी है, घी ऐड करना है, आपने उसके अंदर इलायची पाउडर आपने उसके अंदर ऐड करना है, साथ में ही आपने उसके अंदर ऐड कर देना है सारी चीज़ों को आपने कंबाइन करके अच्छे तरीके से आपने उसको जो है ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड इन द सेंस कि वो एक ये देखिए ना जैसे मैं कर रही हूँ। हाँ जी,
ताकि चीनी हमारी अच्छे से उस मटेरियल के अंदर मिक्स हो जाए और फिर बाकी का दूध जो है ग्रेजुअली जब हम उसको बनाएंगे तो तब हम उसके अंदर डाल देंगे। अब जैसे ही आपने अपने पैन के अंदर अंडे का हलवा डाल देना है, मतलब मटेरियल ऐड कर देना है, उसके बाद मुसलसल आपने उसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप उसके अंदर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो अंडे के जो है वो अलग से, जी बिल्कुल, अंडे के लम्स बन जाएंगे और वो आपको नहीं चाहिए। और ये जो सारा घी है ये भी अब आप इसके अंदर जो है, अब आप इसके अंदर दूध डाल के दें मुझे बाकी का, ताकि मैं इसको मिक्स करूं, ठीक है ना। बस 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 हाँ। अब आप इसको मिक्स करें जी, ताकि मैं इसको बाकी को ग्राइंड करूं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत रह जाएगा ना बीच में, वो हम इस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आपने जो है इसको डालकर इसको आपने अब कंटिन्यूसली जो है वो स्टर करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका अंडा जो है वो बिल्कुल प्रॉपर जो है दानेदार आपका हलवा रेडी होगा। अगर आप इसको हिलाते नहीं रहेंगे तो आपका हलवा जो है वो बिल्कुल सही बनेगा नहीं, ना उसका टेस्ट आएगा, क्योंकि अगर पैन ज़्यादा गर्म होगा तो अंडा एकदम कुक हो जाएगा और वो हमें नहीं करना। बस अब देखिए ना पूरी तरह हमारी चीज़ें जो इसमें मिक्स हो गई हैं। बिल्कुल। और बात ये है कि अब इसको हमने मिक्स करते रहना है। जी, ये भी चीनी इसके अंदर जाएगी, ये भी चीनी डाल दें, ऐसे ही डाल दें बेशक। जी, टोटल हम इसके अंदर 16 टेबलस्पून के करीब ऐड कर रहे हैं शुगर के, 4 कप इसके अंदर जाएगा मिल्क। जी, क्योंकि अंडे के हलवे के अंदर अगर मिठास नहीं होगी तो वो आपको बिल्कुल भी, ये बैलेंस है, मैंने आपको 12 एग्स अंडा लगेगा वैसे एक्चुअली अगर देखो तो मीठा स्क्रैम्बल अंडा है। हाँ, कह सकते हैं आप काइंड ऑफ, और थोड़े से बीच में चांदी के वर्क और जब नट्स ऐड हो जाते हैं तो वो उस तरह के आप समझे कि मीठा स्क्रैम्बल एग है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऑप्शनल है, वैसे रेसिपी में डलता तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, खोया ऐड करना चाहे तो वो खोया वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। जी, वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। बेसिकली आपने क्या करना है, आपने अंडे का उसकी एक जो पर्टिकुलरली अंडे की एक स्मेल होती है, आपने उस स्मेल को ख़त्म करना होता है बस। बिल्कुल हाँ। तो बस अभी ये करेंगे। अच्छा, अब दूसरी साइड की तरफ हम आ जाते हैं। चिकन बॉक्स जो पैटीज़ हैं उसकी तरफ, मुर्गी का गोश्त हम उसके लिए लेंगे आधा किलो के करीब, बोनलेस हम यूज़ करेंगे। मैंने उसके अंदर जो है चिकन थाई यूज़ किया है। नमक हस्बे जायका जाएगा, काली मिर्ची 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन 2 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 2 अदद, बंद गोभी 1 अदद, गाजर 2 अदद, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, चिली सॉस 3 खाने के चम्मच, समोसा पट्टी हस्बे ज़रूरत, मैदा 2 खाने के चम्मच, और तेल जो है हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे फ्राइंग के लिए। बहुत ही आसान और क्विक बनने वाली ये रेसिपी है, और ये रेसिपी स्पेशली रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट है। और देखिए अब आई नो कि अभी टाइम है रमज़ान में, बट उस तरह से नहीं भी है। बिल्कुल, यानी कि आपने अगर कोई चीज़ें, कोई रेसिपीज़, कोई चीज़ें फिगर आउट करनी है तो वो आप अभी से करना शुरू कर दें। मेरी एक फ्रेंड है, वो अब जैसे कि 2 को महीने इंशाल्लाह, और फिर रमज़ान मुबारक की आमद है, 1 मार्च या 31 या हाँ 1 मार्च को ये थी जी, 1 मार्च को पहला इंशाल्लाह रोज़ा होगा, 1 या 2 को जी। सो जो भी डेट बनेगी, अब उससे पहले वो 2-2.5 महीने पहले ना अपनी रेसिपीज जमा करनी शुरू कर देती है, और वो पहले से ट्राई कर लेती है। अच्छा, बना के मज़ेदार बात है ये, बिल्कुल सही है आपने बात बोली कि जो लोग रेसिपीज के शौकीन होते हैं, अब जैसे मेरा प्रोफेशन है, मैं भी तकरीबन 1-2 महीने पहले से ही, क्योंकि वर्किंग स्टार्ट कर देती है, डिफरेंट हो ना, बिल्कुल, जैसे हैलोपिनो पॉपर्स हैं वो बड़े लोग एंजॉय करते हैं, पोटैटो चीज बॉल्स होते हैं, बॉक्स पैटीज हो गए। अच्छा जरा ये बताओ कि यहाँ पे हमने क्या बॉक्स पैटी, अब इसके लिए सबसे पहले जो है हम गार्लिक को करेंगे सौते, मतलब हम इसको थोड़ा सा करेंगे गोल्डन ब्राउन, ताकि अच्छे से जो है हमारा ये पक जाए, और इसके अंदर से जो है इसका कच्चापन हमें दूर करना है। इसको स्लाइट गोल्डन करेंगे ताकि जब हम इसके अंदर चिकन और ऐड करें तो चिकन का बड़ा अच्छा सा जो है, चिकन तो हमारी प्री कुक्ड है। जी, हमारी चिकन बिल्कुल कुक्ड है, कुछ भी नहीं हमने उसके अंदर करना। इसके अंदर क्योड़ा एसेंस है, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा जी, अब चिकन को बॉईल करते हुए आपने इसके अंदर क्या डालना है, आप चिकन थाइज ले तो ज़्यादा अच्छा उसके अंदर फ्लेवर निकल कर आएगा। तो आपने नमक डालना है, चिकन पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा आपने इसके अंदर जो है कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी है, साथ में आपने इसको रख देना है बॉईल करना। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड किया है, और बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया है टिक्का मसाला, जस्ट एक फ्लेवर देने के लिए। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स पैटीज़ के अंदर
आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप उसके अंदर कितना भी फ्लेवर ऐड करना चाहे तो आप उस चिकन के अंदर उसको बॉईल करते वक्त डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इस चिकन को बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने उसको श्रेड कर लेना है। श्रेड कर कर आपने इस तरह से उसको रख लेना है। जो थोड़ा बहुत उसके अंदर मसाला बच जाएगा उसको भी चिकन के साथ अच्छी तरीके से आपने कोट कर लेना है। फिर जैसे ही गार्लिक थोड़ा सा जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारा चिकन है। चिकन ऐड करने के बाद उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में इसके अंदर जाएगी कैबेज है, कैप्सिकम है, चाइनीज़ी स्टाइल बना बिल्कुल रही हो ना? चाइनीज स्टाइल के अंदर। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल घर में कीमा बचा हुआ है घर बिल्कुल, में, और exactly. आपको समझ नहीं आ रही क्या करें, आप उसमें थोड़ी सी चीज़ डाल दें, बिल्कुल। कीमा डाल दें, बॉक्स पैटी बॉक्स तैयार। पैटीज रेडी हो जाएंगे। और ये बॉक्स पैटीज आपकी हाइटी के लिए बड़े अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अवन फ्रेंडली है और साथ में ये एयर फ्रायर फ्रेंडली। आप हल्का सा इनको स्प्रे करें बोथ साइड की तरफ और आप इनको तकरीबन 200 डिग्री के ऊपर रख दें इनको पकने के लिए अपने अवन में या फिर आप अपने एयर फ्रायर में। उससे क्या होगा, क्योंकि अंदर वाली जो इसके अंदर वेजिटेबल्स डली हुई हैं वो सब कुछ कुक है, तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डाल दें। गार्लिक हमारा हो गया था जी, ब्राउन। बिल्कुल। अब अच्छी तरीके से थोड़ा सा गार्लिक को हम करेंगे इसके अंदर फ्राई, ताकि जो है हमारा चिकन के अंदर थोड़ा सा गार्लिक का फ्लेवर आ जाए और थोड़ा सा जो है चिकन का जो टेम्परेचर इस वक्त ठंडा हुआ है वो बिल्कुल इसके साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। जैसे ही हल्का सा ये हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। और उसके बाद आ जाएगी बारी असेंबलिंग। और असेंबलिंग करना और सॉसेस वगैरह की असेंबलिंग करना इतना आसान है कि आप मुझे ये कहेंगे कि ये तो अगर आप अपने घर में बच्चों को भी कहेंगे ना कि हम ये करना चाहते हैं तो वो बच्चे भी आपको आके जो है ना इसमें हेल्प आउट कर देंगे। इतना इजी है इसको रैप करना। अच्छा, अब ये जैसे थोड़ा सा और हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये जो है वेजिटेबल्स डालकर आपने इसको थोड़ी देर कुक करना है। हमें इसके अंदर वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए और जब आपने इसको रैप करना है तो आपका मटेरियल जो है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इधर आ जाओ, मेरा हाथ जी टूट आ जाएगा। जाए। हाँ। अब आप ये कर लें, साइडों को भी प्लीज कर लो। बिल्कुल। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये थिक होना स्टार्ट हो गया है हमारे अंडे का हलवा। तो अब ये जैसे जैसे थिक होगा, जैसे जैसे इसके अंदर बॉईल आएगा तो ये दानेदार होता जाएगा। तो जब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा फिर हम देखेंगे हमें और अगर घी की ज़रूरत हुई तो हम इसके अंदर और घी भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमारे पास क्योड़ा एसेंस है वो भी इसके अंदर जाएगा। क्योड़ा को साइड पे करना चाह रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कि उसके अंदर मैंने कोई चिकन का पीस ना गिरा दिया। हाँ, फिर और अंडे की स्मेल नहीं आएगी, फिर हमारे पास आएगी सिर्फ क्योड़े की खुशबू। सॉरी नहीं, फिर हमारे पास अंडे की खुशबू नहीं आएगी, हमारे पास कुकड़ी की खुशबू आएगी। कुकड़ी की खुशबू आएगी, बिल्कुल। कुकड़ीज। अब इस तरीके से जैसे ही आप हल्का से इसको कर लेंगी तो मैं यहाँ पर जो मुझे है लग रहा है कि मुझे अब इसमें सॉस डाल देना चाहिए ताकि वो कुक हो जाए ना आपकी जी वेजिटेबल। सॉस डाल दें। वो सोया सॉस डाल दें 2 से, ये पूरी डाल दें और सोया सॉस 2 सोया सॉस भी पूरा ही डाल डाल देते दें, हैं, वो हाँ, है ही 2 डाल टेबलस्पून दें। बेचारा। अच्छा, जब अब ये देखें कि अगर इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए तो अब आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल रहना है, क्योंकि अब ये आपने भी बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि अभी हमारे का थोड़ी सी इसकी स्प्लैशेस उड़ेंगे और वो उसकी वजह से जो है थोड़े से आपके कपड़े भी खराब हो सकते हैं और आपके हाथ जलने का बहुत। कि आप मेरे डिजाइनर के कपड़ों की बेड़ा गर्क कर रही हैं। अच्छा जुगन, आप डिजाइनर बेचारे किसी मान से देते हैं कि कपड़े में तमीज से वापस मिल जाएंगे। बिल्कुल। इसमें आपने स्पाइसेस ऐड करने, इसमें आप ऐड करेंगी ब्लैक पेपर, ये रहा, और टू टेस्ट लाइक 1 टीस्पून के करीब, थोड़ा सा बेशक और डाल लें। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर रेड केचप भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो मैंने ऑन साइड इसके साथ सर्व करने के लिए रखा हुआ है जी। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट चिकन में भी है तो इसलिए बहुत माइल्ड रखेंगे। साथ में वहाँ पे चिकन पाउडर भी पड़ा हुआ है, बट यानी वेजिटेबल्स भी तो डाली हैं जी ना हमने। तो चिकन पाउडर उस साइड पे पड़ा हुआ है और सेसमी सीड्स पड़े हुए, वो ऑप्शनल है। जो आप थोड़ा सा अपना हाथ कर दें क्योंकि अब बहुत फ्लैशेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सॉस अभी मजीद इसमें कोई नहीं डालना हमने? नहीं, बस। और आपने इसके अंदर जो थोड़े सेसमी सीड्स है वो डालेंगे और इसको जो है हम थोड़ी हाई फ्लेम पे कुक करेंगे क्योंकि हमें इसका पानी नहीं, हमें वेजिटेबल्स का पानी नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल भी। तो अगर हम इसका थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर लें नीचे से और बस इसको इस तरीके से तो मुझे वेजिटेबल्स का क्रंच सारा डाल दूँ जी। मुझे वैसे वेजिटेबल्स का क्रंच बड़ा पसंद है। अच्छा, पिस्ते बादाम जो हैं वो बाद में वो डालेंगे? बिल्कुल लास्ट में जब हमारा रेडी हो जाएगा गार्निश के ऊपर ही वक्त में हम डालेंगे, ऐड करेंगे। अब ये देखें किस तरीके से जो है इसका, अगर आप कंसिस्टेंसी देखें तो ये बिल्कुल दानेदार होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आपने जो है बिल्कुल सही है, वो छींटे उड़ने वाला बिल्कुल कहानी तो
अब आप बिल्कुल उससे ज़रा दूर रहें आप, और ये काम जो है अब इस कभी कहती हो इधर आए, नहीं, फिर नहीं। कहती है वो उधर जाएं, मैं आप चाहती किसी हूँ एक आप पासे दूर की हो हो जाओ। जाओ। बस ठीक है, अब इसको बेशक बंद कर दे। अब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो मैं अब इसको थोड़ी देर बंद करती हूँ, इसको मैं देखती हूँ बाद में। नहीं आप इसको कर लेना, अभी हमने इसको कूल डाउन तो करना है। अच्छा। मैं आपको ये मटेरियल जो है वो बोल में निकाल के दूंगी ताकि आपके ये ठंडा हो जाए। असल में ठंडा होने में टाइम इसलिए भी लगता है क्योंकि हम उसी गर्म डिश के अंदर चीज़ को छोड़ देते हैं, बिल्कुल। तो वो फिर प्रॉब्लम होती है। और बाय द वे वेजिटेबल्स में क्रंच अच्छी बात है क्योंकि उसका मतलब है कि वो अभी भी फ्रेश साइड में है। मतलब इन द सेंस के उसके अंदर अभी भी ये देखिए ना कलर भी सब्जियों का सेट है। अब ये अगर आप उसको एक और पैन में डाल देंगे तो उसका आपका फ़ायदा ये होगा कि ठंडा जल्दी हो जाएगा। नहीं जी और जुगन आप बड़े प्लीज होके बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत ये अब ज़्यादा हमने splash- कितनी देर इसको करना अभी इसको हमने बिल्कुल इसका जो ये जो पानी है इसके अंदर जो इसको दूध खोया है टाइप basically, बनाना है आपने। इसको हमने बिल्कुल ये बिल्कुल अभी हाफ से भी हाफ हो जाएगा। ठीक इसको है। हमने इतना कुक करना है। तो इतना आप कम बनाया हलवा। मैंने 12 अंडों का हलवा बनाया है। तो ये जो है बेसिकली अब बट जब एक देखें एक क्विक चीज क्विक हाँ। इतना मतलब दूसरे शायद कुछ हलवे हमने जिस तरह अंजीर का हलवा पिछले दिनों बनाया था, कल बनाया था परसों, तो वो जल्दी बन गया था। लेकिन जहाँ इसको टाइम लगता है बनने में, बट इस उन इंग्रेडिएंट से बनता है जो आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बिल्कुल। और अंडा एक ऐसी चीज़ है, मेरा ख्याल है कि वो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, और आपको मेरा ख्याल है कि इसके लिए घर से बाहर से कोई भी और चीज़ यार एक लाने की चीज़ ज़रूरत सस्ते नहीं। में बन जाती है सस्ते ना, में बन जाती है। वरना तो आजकल इतना महंगा हो गया है हर चीज़। लेकिन फिर भी जुगनाबी अगर इसको बनाने के लिए आप देखें तो अगर आप 12 अंडों का भी बना रहे हैं तो आपका 1000 रुपये के अंदर जो है दूध चीनी सब घी डालने के बाद जो है 1000-1500 में आपकी एक डिश 1000 रेडी टाइप में हो जाएगा, हाँ, क्योंकि हाँ, देखो तो 1500 का तो मार्केट से भी मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो वो बड़ा ही अच्छा सा जो है एक आप समझ लें उसको कि आपका एक हेल्दी किस्म का जो है वो मीठा घर में रेडी हो गया। अच्छा जी, है अब चीनी से भरा हेल्दी। तो आप वो डाल लें कोई भी आप अच्छा स्टीविया स्टीविया ऐड भी कर डाल लें, सकते हैं, लेकिन स्टीविया फिर ऐड कर उसमें सकते आपको हैं। थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे करनी जी पड़ेंगी। बिल्कुल। क्योंकि स्टीविया के अंदर चीनी ये होता है कि थोड़ा सा मिठास का आपको देखना पड़ेगा कि मे भी शायद इसमें अगर 16 डले तो उसके थोड़े से इससे ज़्यादा डल जाए, तो बस इतना सा आपको फ़र्क होगा। लेकिन आप इसको स्टीविया में भी बना सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई कि इसमें देखिए घी का भी एलिमेंट ज़्यादा ही है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एक हेल्दी उसमें है, लेकिन मीठा लेकिन हमेशा मजे से का बहुत है, कभी कभी खाने हाँ, वाली बड़ी लेकिन मजे की चीज है। मीठा और हम- बाय द वे देखें देसी घी दूध बच्चों को खिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बिल्कुल। अच्छा है। एंड द और- पॉइंट इज चीनी अगर आप मैनेज कर लें अच्छे से बिल्कुल। तो बच्चे भी कितना को खा लेंगे। जो जनाबे, और मीठा जो होता है ना हमेशा 1-2 टेबलस्पून ही खाया जाता है, वो भर भर के बाउल्स नहीं खाया जाता। ये हर बंदे का अपना एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा क्योड़ा जी, एसेंस इसमें कब जाएगी? अभी जब ये थोड़ी सी इसकी भुनाई हो जाएगी, क्योंकि क्योड़ा एसेंस बिल्कुल हम थोड़ा सा डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, क्योंकि क्योड़ा वरना वो एसेंस का वो बहुत कड़वा और स्ट्रॉन्ग स्मेली हो जाता जी है। बिल्कुल अच्छा, जायका होता है। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी। हम बात कर रहे थे गिबत की, झूठ की, इधर की उधर करने की, चुगली, ये सारी चीज़ें। तो ये अब हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने खुद भी इसको बड़ा फेस किया बिल्कुल। है। और बल्कि ऐसा करते हैं कि कुछ गाने से अल्ले गुल्ले से आते हैं। प्यारी सी मेरी लाडो रानी ईमान फातिमा भी आई हुई है आज, तो सारे प्यारे प्यारे दोस्त शो पे बिल्कुल ऐसा ही हैं। है। तो इंशाल्लाह अभी ब्रेक के बाद हम आएंगे कुछ म्यूजिक और अल्ले गुल्ले से, और फिर डिस्कस करेंगे कि मीडिया के अंदर या जिंदगी के अंदर बीइंग अ मीडिया पर्सन इन्होंने इन चीज़ों को कितना फेस किया। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक के बाद। भाई तलत शाह हमारे साथ हैं, बेहतरीन एक्टर और सिंगर, और ईमान फातिमा हमारी लाडो रानी बेहतरीन सिंगर है लेकिन एक्ट्रेस बन गई है साथ साथ हमारे। वैसे ईमान अगर एक्टिंग के ऑफर आए करोगी? हाँ करांगी। पता नहीं की करांगी। और अगर हंसना, अगर 2 मिनट के लिए हंसना कंट्रोल हो जाए तो शायद कुछ जिंदगी में बन भी जाएगी। नहीं करूंगी अगर समझ आएगी कि भाई फलां के साथ आपने करने। मुझे पहले भी किसी ने पूछा, मैंने कहा अगर लड़का सही होगा यानी तो कि ही फवाद हो। खान हो, हाँ, तो हुमायूं फिर- सईद हो, हाँ, फिर अच्छा, सोचा अच्छा। जा सकता है। बाजी का ਇਹਦਾ बाजी का ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। तलत बाजी का लेवल ही कुछ और है। हाँ जी। अच्छा लेवल की जहाँ बात कर रहे हैं तो गाइस आई स्टार्ट विद यू तलत। जिंदगी में हम लोगों ने बहुत से एज मीडिया पर्सनालिटीज तीनों ने अप्स एंड डाउन्स देखे, कुछ लोगों ने ज़्यादा कुछ लोगों ने कम। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि हमने जो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं
उसमें एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ जो हमने फेस की है वो है बैक बाइटिंग। लोगों ने पीठ पीछे बातें की, लोगों ने झूठ बोले, लोगों ने चुगलियाँ लगाई। चलो अगर किसी ने अपना दिल हल्का कर ही लिया आपके सामने कि यार मैं फलां के सेट पे थी, ये हो गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था, अगला जो है आपका नाम लेके 10 लोगों को बता दे। देखिए, किसी से अपना दिल हल्का करना और बताना कि यार ये हुआ है, व्हाटएवर, मैं ईमान आपसे शेयर करूं, अब आप उस चीज़ को एक पब्लिक अनाउंसमेंट बना दें, हाँ, तो ये ज्यादती है। वो गलत बात है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में तो एक मैं राय तो नहीं है, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वाकया है, एक आर्टिस्ट है, मैं उनका खैर नाम तो नहीं लूंगा लेना भी नहीं चाहिए। जी। मैं शो के बाद भी नहीं लूंगा, लेकिन अगर सुने, इसने लिया तो मैं आपको कल बताऊंगी इसने लिया ना। अब सुने, अब मुझे पता है उसका। चुप होए। एक तो दोस्तों के साथ शो नहीं हो सकता। अभी ये वो नहीं है, अभी ये वो नहीं है, ये किसी साहब की बात कर रहा हूँ। ओके 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 ओके। मैं समझता था कि वैसे सेट पे ना काफ़ी गॉसिप्स होते हैं, तो लड़कियां ना काफ़ी ज़्यादा पेश होती हैं इस काम में, बहुत ज़्यादा करती हैं। और समटाइम्स मैंने देखा भी है काफ़ी सेट्स पे इस तरह के गॉसिप्स और चल रहे होते हैं, लड़कियां ज़्यादा करती गलत। हैं। लास्ट टाइम हमने जब चेक किया तो ये और मैं भी खवातीन ही हैं, लड़कियां नहीं तो थोड़ी सी बिग लड़कीज हैं, खवातीन भी हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे एक पॉइंट है, जी। आप अगेन इस शो का एक बड़ा रेगुलर हिस्सा है, यू आर पार्ट ऑफ आवर पीटीवी फैमिली, यू नो दैट। काम आप उनके पीटीवी के साथ करें ना करें वो एक सेपरेट बात है, लेकिन यू आर आवर फैमिली। ईमान मेरी फैमिली है, मतलब इसी शो के थ्रू मुलाकातें तो हमारी काम के थ्रू ही हुई हैं। जी जी। अच्छा, आपने यहाँ पे बैठे कितनी दफा गॉसिप सुनी है? हम या तो चुप करके ब्रेक में अपना काम कर रहे होते हैं या एक दूसरे को बिल्कुल छेड़ रहे होते हैं। बिल्कुल हमें ऐसे एक होता है। दूसरे को तंग करने से फुर्सत नहीं मिलती, तो हम किसी की बुराई क्यों करें? हम करते ही नहीं है। अव्वल तो मुझे इस काम से, मैं एक वो साहब की बात बता रहा था, उन्होंने कोई मेरे साथ वाकया शेयर किया एक सीनियर आर्टिस्ट का। तो अब वो बात कुछ ऐसी थी, वो अब उसने मेरे साथ शेयर तो कर दिया, उस करने के बाद 2 दिन के बाद मुझे पता चला वो सारी बातें उसने उठा के मेरा नाम लेके कि तल्लत ने मुझे ये बताया है, और कितनी नामुनासिब बात है, वो सारा इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिया कि ऐसी ऐसी बात की है, और ये सिर्फ तल्लत, मतलब तल्लत ने किया है, बताया उसने मुझे है, सामने वाले बंदे ने। आई थैंक यू फॉर सेइंग दैट। वो सारे लोग जो मुझसे गिला करते हैं कि तुम गेट टुगेदर्स पे नहीं आती या बड़ी बड़ी गैदरिंग्स पे नहीं आती, इसका जवाब आपको तल्लत ने दे दिया है। पूछो कैसे? क्योंकि मेरे साथ ये इतनी दफ़ा हो चुका है कि मेरी आदत है, अगर कोई कहता है यार मैंने तुमसे बात करनी है, बंदा हो, औरत हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अगर वो कहते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ जी बताएं। अगला अपना दिल हल्का कर ले, चलो अंदर से मलबा निकल जाए। बंदा कुएं की तरह होना चाहिए कि अंदर चीज गई तो फिर वो वापस नहीं निकलनी, खत्म हो जाए बात। बिल्कुल ठीक। सुन ली, कर ली। मेरे साथ इतनी दफा हुआ है कि ऐसे अब हम बैठे हुए हैं 8-10 लोग हैं, तल्लत और ईमान और जुगन बैठे हुए हैं साथ, कोई एक बंदा जो है वो किसी की बात कर रहा है, ईमान ने कह दिया हो अच्छा ऐसा हुआ है। मैंने कहा यार वैसे ऐसे करना तो नहीं चाहिए था, गलत बात है। तल्लत ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। बाद में पता चला कि जुगन, तल्लत और ईमान आए और ऐसी तेरे बारे में बातें करके गए, हाय मैं तो हैरान ही हो गई, हैरान हो गई। हालांकि हैरान हमें होना चाहिए, हैरान और के फिर साथ परेशान भी होना चाहिए। और परेशान भी होना। बाजी जी तो ताड़े नाल आपको भी मेरी वाली आदत है ना, ही करके और सब बस हाँ, मैं ना मेरे साथ कोई करता है ना मैं मौका देती हूँ किसी को कि किसी की बात कोई करे मेरे साथ। हाँ। कोई बात अगर कोई करता है ना तो मैं सुन के वो उसका, यानी कि अगर उसने बोला ना कि ये फलां बंदा मेरी फैमिली में, फ़र्ज़ करो मेरी जिठानी या इस तरह कि बाहर के लोगों का तो मैं नहीं, अगर मैं बाहर भी किसी की सुनूं तो मैं उसकी अच्छाई आगे बुराई नहीं, कि वो तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छी बातें कर रहा था, कि अगर उसके दिल में कुछ है तो ये आपस में सुलह कर लें, या कुछ भी है उसके दिल में ये गलत बात ना रखे। तो मैं अगर मुझे नेगेटिव बातें किसी ने बताई हैं तो मैं पॉजिटिव करके उनको बताती हूँ। मेरी भी यही आदत थी, बट हुआ ये कि फिर अल्टीमेटली जब आप वो करने की कोशिश करते हैं और आगे से किसी ने ऑलरेडी कह दिया होता है कि आपने उनके बारे में बकवास की है, तो अगला फिर ऑफेंड हो जाता है। तो बात ये है कि देखिए, किसी की सुलह कराना बहुत अच्छा अमल है, बेशक, लेकिन अगर ये इधर अच्छा उल्टा भी अमल पड़ जाता है है तो जब आप कहीं किसी कहीं। की लड़ाई कराते हैं तो क्या वो अच्छी बात है? नहीं, बहुत बहुत बुरी बात गलत है। बात। और क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी के दिल को जलाने, नेगेटिव बातें, ऐसी बातें जाके उनको बताएं कि अगला अगले की शक्ल ना देखना चाहे, तो क्या वो अगले को पता नहीं चलेगा एक दिन? और फिर 2, 4, 5, 10 बातें अपने पास से लगा के, मसाले मिर्च मसाले लगा के ऐड करके बताते हैं, झूठ होता है जो कि अच्छा सारा। जुगर, ये लोगों को, कई लोगों को आदत होती है वो ना करें तो उनको खाना ही नहीं पसंद आता। लेकिन ईमान देखो, कभी कभी ऐसे भी होता है, एंड तलत आपकी राय इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको इस तरफ कभी कभी
कैसे कहूँ, रोजी रोटी को भी तो देखो हलाल करना होता है। बेशक। अब हम सेट पे बैठे हुए हैं, सबको पता है कि डायरेक्टर डांटता है, म्यूजिक डायरेक्टर भी डांटता है जब आप बिल्कुल डांटते अपना हैं। म्यूजिक जी, जी, बनाने जी, के लिए बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। आपको अगर सुर में नहीं है तो आपको डांट पिटती है। बिल्कुल पड़ती है। मुझे स्टेज पे इस उम्र पे भी पिटती है, तलत को भी पड़ती पढ़नी है। भी चाहिए। अच्छा नहीं, अगर काम गलत कर रहे हैं गलत, या हाँ, बिल्कुल। और डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप है, डायरेक्टर ने डांट दिया, अच्छा वहां पे तो आपने मुंह बसूड़ के कर कर आके आप आ गए काम। फिर आप अब मेकअप रूम में आए हैं, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि गॉसिप का गढ़ है, इसीलिए मैं हमेशा सेपरेट रूम मांगती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरा नखरा बहुत है, मैं एक्चुअली किनारा कशी करती हूँ उस सिचुएशन चीज़ों से। से, सब आते हैं मेरे पास कमरे में, बैठते हैं, गप लगाते हैं, लेकिन वो जो एक हजूम मेकअप रूम में होता है या हमारे आर्टिस्ट के ग्रीन रूम में होता है, वहां पे ऐसी ऐसी पागलों वाली बातें होती हैं कि आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन। अब वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जिनसे आप पैसे ले रहे हैं, जो भी है, हम लोगों ने अपने घर अपनी चीजें अपनी रोजी रोटी से कमाई है। बिल्कुल। अब आप उनकी बात बैठ के मेकअप रूम में कहते, इतना फजूल डायरेक्टर कभी जिंदगी में नहीं देखा, अपने आप को समझता क्या है, ये है वो है, मुंह पे आप नॉर्मल हैं। हालांकि मैं बजाते एक्टर को कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि एक्टर बनता है डायरेक्टर की वजह से। मैं आर्टिस्ट को इतनी वैल्यू नहीं देता, वो इस वजह से नहीं देता क्योंकि एक डायरेक्टर ही एक्टर को बनाने वाला होता है। जब तक आपको इस बात को एडमिट नहीं करेंगे ना, आप आगे कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं, आप आगे जाते भी नहीं है। एक और भी चीज़ है, अपने पर्सनल मफाद के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए ईमान किसी का पत्ता काटना, इसके बारे में क्या कहोगे? पत्ता काट देते हैं ना वो। गलत अब बात, ईमान ने कहा कि जी ये 2-4 आर्टिस्ट भी आप साथ कर ले, अच्छा इवेंट बन जाएगा। वहां पे बैठ के अगले को, ले आपको ईमान इतने में इतनी एक्सपेंसिव पड़ी है, रहने दे, हम आपको दूसरी दे देते। वो फलां सिंगर जो है वो भी थोड़ी सी नोन है, ये भी तो होता है। मेरे साथ होता है काफी दफा, लेकिन जो मेरे नसीब में अल्लाह ताला ने लिख दिया है ना, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती। यही तो बात है, और इसी चीज़ पे फेथ रखना इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। लेकिन तलत ने भी ये बहुत फेस किया, मुझे पता है कि एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट की बात हुई हुई है, बाद में अच्छा ये भी होता है कि अगर आपके साथ किसी आर्टिस्ट की, जिस तरह मैंने बहुत काम किया एहसन के साथ, समी के साथ, मेरी उनसे दोस्ती बहुत है, फैसल रहमान के साथ मैंने शुरू में बहुत काम किया, अब इन लोगों के साथ मेरी एक बड़ी अच्छी प्यारी केमिस्ट्री है काम करने की। सही बात है। मैं जाके, अच्छा अली खान हो गए मेरे कज़न के जो हस्बैंड हैं, उनके साथ भी मैंने अब 4-5 प्रोजेक्ट्स कर लिए। अब मैं जाके उनके बारे में प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इस प्रोजेक्ट में आप एहसन को ले लें, और मुझे पता है कि तल्लत जो है मेरे ऑपोजिट है, ज्यादती नहीं है? बहुत ज्यादा है। ये भी तो ज्यादती है ना कि आपने अगली की रोजी पे लात मार दी बिल्कुल, किसी ताकि का रिस्क आपने- आपका फ्रेंड या आपका कोई क्लोज बंदा जो है वो आपको प्रोजेक्ट में डाल दे। सही बात है। सो बात ये है कि जो कास्टिंग्स हैं, चाहे वो म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या वो एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनको होना चाहिए बहुत ही न्यूट्रल होना चाहिए, बिल्कुल। और अगले के ये टैलेंट पे रखो। बिल्कुल। यहाँ पे अलमिया है ना हमारी इंडस्ट्री का, कि जिस बंदे का जो काम है वो नहीं करता, वो हर काम में अपनी टांग अटकाएगा। मैं ये भी कर लेता हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर, ये हाँ भी, बिल्कुल, ये भी। कास्टिंग डायरेक्टर का काम है कास्ट को वो करना, कास्ट करना। तो बाकी ये जितने भी लोग हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि जो स्पोर्ट का काम कर रहे होते हैं, स्पोर्ट बॉयज वगैरह, वो लोग कह रहे हैं सर ये लेके आए हुए, ये देखें ये कितना अच्छा आर्टिस्ट है, ये कितनी अच्छी आर्टिस्ट है, आप इनको इतने पैसों में कह रहे हैं, आप इनको कर लें। वो उसमें उसकी अपनी कोई कमीशन होती है, और फिर ऊपर से थोड़ा साजबाज करके ये इस तरह से चलता रहता है। ये तो देखेंगे, ये तो इसी वजह से इंडस्ट्री यहाँ से चली गई है, वापस चली गई है। व्यूअर्स एक बात याद रखिएगा, जो किसी को जड़ों से ख़राब या बर्बाद करने की कोशिश करता है ना, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। शायद शुरू में चालाकियों की वजह से कुछ बन जाए, लेकिन viewers, ऐसे लोगों का बनता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बनता। अमल का दारोमदार नियत पे है, रब नियतें देखने वाला है। आप अगर अपने आप को, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि मीडिया में ये बहुत होता है व्यूअर्स, किसी भी फील्ड में बहुत होता है। मैंने बैंकिंग में देखा है, मैंने डॉक्टर्स में देखा है। जी बिल्कुल ऐसे किसी ही है। कॉन्फ्रेंस पे 4 डॉक्टर्स को बुलाया गया है, ऑल एक्सपेंस पेड, जर्मनी में 2 डॉक्टरों ने अगले 2 डॉक्टरों का पत्ता काट के अपने लोग करवा लिए इन्वॉल्व। गलत बात है व्यूअर्स। देखें, अगर कोई आपसे रिकमेंडेशन मांगे कि भाई हम सोच रहे हैं आपके साथ किसको कास्ट करेंगे, अगर और किन सिंगर्स को करें, आप मशवरा अच्छा आप जरूर अपना दें। फेयर ओपिनियन जो आपकी राय है वो दे जरूर दें। अपने फ्रेंड्स को प्रमोट करें, बनता है, लेकिन किसी का पत्ता काट के किसी को सेट करना ज्यादती है, बहुत ज्यादा। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद तलत आपसे भी सॉन्ग सुनना जरूरी है, जब ना मेरा प्यारा छोटा भाई हमारे साथ है तो फिर उनका भी गाना सुनेंगे। और ऑफ कोर्स व्यूअर्स, ब्रेक के बाद ये डिस्कस करना है कि इन दोनों की क्या राय है कि शोबिज में सच बोलना और अपनी इमेज को मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है। क्योंकि आपके सच बड़े लोगों को हजम नहीं होते, और कभी कभी आपके सच को घुमा फिरा के एक नेगेटिव चीज़ बना दिया जाता है, और आजकल तो हर चीज़ इमेज पे चल रही है, तो बंदा फिर कैसे अपने आप को साथ लेके चले। ब्रेक के बाद।
पॉइंट इज ये भी तो हो सकता है, मैं एक्चुअली सोच रही थी इस चीज़ के बारे में। कभी कभी हमारा कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है और दिल चाहता है कि अपने किसी के साथ दिल हल्का करें, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिसने ज्यादती की या बुरा किया उसका नाम लिया जाए। आप ये भी तो कह सकते हैं ना, मैं ईमान जैसे एक बड़ी दफ़ा आपकी मेरी बात हुई है तो आपने मुझे कोई बात की तो मैंने कहा रहने ईमान मेरे साथ बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था, आपने कहा क्या, तो मैं आपको ये कहती हूँ नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये हुआ था। हाँ ये हुआ था, क्योंकि सही बात है। और फिर एक और चालाकी लोग करते हैं कि नाम नहीं लेते लेकिन उनका सारा कच्चा चिट्ठा बढ़ा देते हैं। तो बंदे को पता होता है कि वो कौन है। अच्छा कई की ये भी करते हैं, अच्छा मैं बताऊंगी नहीं लेकिन वो बता भी देते हैं ना। अच्छा बातों बातों में, और फिर करते हैं ओ अब बता- सॉरी, अच्छा, बताना ना आगे। अच्छा वो फलां जो ना आयशा, हो सॉरी मुंह से निकल गया। तो मुंह से ही निकलता है, नाक से तो नहीं निकलती बात। मतलब मुझे ना लोगों की समझ नहीं आती। अच्छा लेकिन अपनी इमेज को आजकल के ज़माने में मेंटेन करना कितना मुश्किल है। देखो आप दोनों सेलिब्रिटीज़ हो, और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ व्यूअर्स के, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा एसेट है तलत। सही बात। देखो ईमान, Thank you so आप much, फिर yeah. भी ज़रा मोर रिसेंटली आए हो। हाँ जी तलत एक बेहतरीन सिंगर, एक बेहतरीन हीरो, द माशाल्लाह। फैक्ट इज कॉम्बिनेशन बड़ी अमेजिंग है, हाँ और ऐसे आर्टिस्ट को ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। बट देन जड़े काटने वाले भी 1000 बैठे हैं, अभी तो मैं ये भी नहीं और बताता। कराची लाहौर का डिवाइड भी है। जी जी बिल्कुल है। अभी मैं एक चीज़ और नहीं बताता, बल्कि दो चीज़ें। एक तो मैं शेफ भी बहुत अच्छा हूँ, एक मैं पोइट्री बहुत अच्छी करता हूँ। जी खाने का तो मुझे इसने एक 70 साल से लारा लगाया है। लारा नहीं, इधर जो भिंडी अच्छा बनाई थी चलो हमने। चलो भिंडी के करेले थे। एक शेर ईमान के लिए बोलो। एक शेर बोलूं? हाँ मगर कोई बुरा सा बोलना। नहीं, मेरे सारे अच्छे हैं। आय हाय, सो एरोगेंट, नॉट हम्बल एट अच्छा ऑल। दो करूंगा। दो शेर कहता हूँ, एक ईमान जी को कहता हूँ, एक आपको कहता हूँ। भाई, सुन तो लेना। अच्छा फिर मैं एक पोइट्री सुनाऊंगा। वो मतलब हमारी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने अपनी लाइफ की अब सारी बातें ना बता देना। नहीं। तेरी मेहरबानी, हमारे शो का ये पॉइंट। एंड तो जाते जाते बस हल्का जो नाम ले ले। उन्होंने अपनी लाइफ की मुझे स्टोरी बताई। और अच्छा जो मेरी आमद आती है सिचुएशनल पोइट्री, ठीक है। मैं पहले खैर अभी दो शेर मैं सुना रहा हूँ, एक ईमान जी के लिए, एक आपके लिए। ईमान जी को मैं सुना रहा हूँ। वो जो गुफ्तगू में कमाल रखता है, वो जो गुफ्तगू में कमाल रखता है, उसे कहो मेरी नजरों से कलाम करे। वाह 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 वाह। ईमान में तुम्हारे मियाँ को फोन करने लगी हूँ। मैं अभी भाई को फोन करूंगी। नहीं अब इसकी डेप्थ में तो मेरी जाएं। इससे ज्यादा इसके हस्बैंड से इस शेर एक की लाड है, उन्होंने बहन बनाया डेप्थ में हुआ जाएंगे, मुझे। आपको किसी और जगह लेके जाएगा। मैं आपके लिए एक शेर पेश करना चाह रहा हूँ, मेरा अपना। वो उधर ही रखना जहाँ पे उसको होना चाहिए। धड़कन का तसलसल हो तुम, नहीं लेकिन मतलब ये मेरी पोइट्री है। आई हाँ, नो। मैं धड़कन का तसलसल हो तुम, अब मुझ में मुसलसल हो तुम। वाह 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 क्या ये तो बहन को अप्लाई जी, कर जी, सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, बहन बिल्कुल। को। अच्छा सोच है ना, वो जिधर मर्जी बंदा ले जाए, अच्छी भी ले जाए। अब ये लोगों मसला का काम ये है है कि इनकी नजरें बड़ी कातिलाना है। तो अगर नजरों से नजरें मिल गई तो बंदे का साह भी निकल सकता है। नहीं, ये- तो मैं इसको मना करती हूँ। ये मैं तो कहती हूँ गुफ्तगू- भाई की भी नजरों में ज्यादा ये नजरें ना माशाल्लाह डाला हस्ती करो बहुत है मेरे। ना, गुफ्तगू में इनके कमाल है, तो इसीलिए मैंने कहा वो जो है। गुफ्तगू में कमाल रखता है, उसे कहो मेरी नजरों से कलाम करे। बट एक बात बताओ, शी इज़ अ लवली पर्सन। ईमान की भी एक देखो ना कि इतनी प्यारी क्वालिटी है। गाने तो सारे ही गा लेते हैं आजकल ट्यूनर श्यूनर सही पे, बात लेकिन बात यह है कि जो एक पर्सनैलिटी है, हर किसी से प्यार से मिलना, इतनी मिलनसार। जी, जी। और कभी भी अगर कभी घर बुलाओ या फैमिली के अंदर करो तो ये एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बहुत बड़ी स्टार Yes, हूँ, सब मेरे, बिल्कुल। यू नो, ये भी बड़ा मैटर करता मैं है। एक बात ऐड करूं और, अब जैसे आप हैं, ये हैं, मैं हूं, मैं अपनी एज कभी छुपाता भी नहीं हूं। और मुझे ये लगता है कि जब आप बिल्कुल फेयर होते हैं, आप दिल से, आप अंदर से इनर आपका और आउट बिल्कुल जब एक जैसा हो ना, तो आपका चेहरा बता रहा होता है, आपके चेहरे का जो नूर है, रौनक है, वो बता रही होती है। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अगर आप उसमें कुछ मतलब कोई बदफेली करेंगे, किसी के बारे में बुराइयां करेंगे, आप मुंह पे कुछ है पीछे कुछ है, वो भी आपका चेहरा बताएगा, वो रौनक बेरौनक हो जाता है चेहरा। ये बड़ा फैक्ट है, आप कभी भी आजमा के देख लीजिएगा। नहीं लेकिन फिल्टर जेड़े ने और नहीं अभी तो कोई फिल्टर नहीं हमें लगा। नहीं अभी की मैं बात नहीं कर, आजकल तो फिल्टर भी बड़े हैं ना। अच्छा, पर्सनल इमेज मीडिया के अंदर अच्छी रखना या उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है? मैंने आना जाना छोड़ दिया है इसी वजह से। मैं पहले जाती आती थी, लेकिन अब नहीं मैं आ जा रही। इसलिए नहीं मैं आ जा रही कि मेरा काम ही कोई नहीं है उधर जाने का। जिधर मेरा काम है, अपने काम से काम रखो। अगर मैं कॉन्सर्ट पे जाती हूँ, मैं गाड़ी में बैठी रहती हूँ,
होता है कि आप ऑफिस में आ जाएं, उधर बैठते हैं, कोई गपशप लगाते हैं, तो मैं ऑफिस में मैं जाती नहीं हूँ, कहीं भी नहीं मैं बैठती, मैं अपनी गाड़ी में वेट कर लेती हूँ। अगर मुझे किसी ने 10 बजे का टाइम दिया है तो मैं 15 मिनट पहले पहुंचती हूँ शो पे। सही। तो मैं गाड़ी में अपनी गाड़ी में बैठ के वेट करती हूँ, मुझे नहीं होता कि मैं उधर जाऊँ, क्योंकि उधर क्योंकि 2-3 जनी सिंगर देखो, भी या और भी लोग और होंगे। एक और चीज भी तो होती है, आप वहां पे जाएं, आगे से आपस में किसी की ऊंच नीच हो रही हो, आजकल तो लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं। हाँ, सही By the बात way, है। viewers, मैंने एक बात रिक्वेस्ट करनी है आप सबसे। देखिए, जहां आपकी जिंदगी पर्सनल है, वहां पे हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है। मेरे साथ ये 2-3 दफा हो चुका है, मैं रेस्टोरेंट में अपने हस्बैंड के साथ खाना खा रही हूँ, होता है। हमने हाथ पकड़ा हुआ है या हम थोड़ा लाड कर रहे हैं या गप्पे लगा रहे हैं, तो किसी ने वीडियो बना के लगा दी और मुझे टैग कर दिया। भाई, मेरी पर्सनल लाइफ को थोड़ा पर्सनल रहने दे, बिल्कुल सही किसी बात की तस्वीर भी उसकी परमिशन के बगैर नहीं खींचनी चाहिए। सबसे बुरी बात अब होती है। तलत वहां पे घूम रहा है, किसी से बात कर रहा है, मजाक कर रहा है फ्रेंड्स के साथ सेट पे, आप वीडियो बना के उसकी लगा दें। और मैं फेलो आर्टिस्ट को भी कहूंगी कि गाइस, अगर आपने बनानी है वीडियो तो आप उस हद तक बनाएं जहां पे आप लोग हैं। हाँ, सही बात। अब आप लोग जब भी बनाते हो, मेरी तरफ आ रहे होते हो तो कहते हो यार जुगन सीधी हो जाओ, हम वो वीडियो बना रहे हैं, बंदा और हो वैसे भी जाता है। हम वैसे भी पूछ लेते हैं कि अभी बना लें, वीडियो नहीं करें, क्योंकि 100 इंसान की अपनी मसरूफियात होती हैं, 100 किस्म के बात हमारे सेट से कभी कोई अजीब वीडियो वायरल नहीं, हुई है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं अलाउ ही नहीं करती। देखें, आप अपने फोन्स को यूज करें, देखें सब अपनी जगह चीजें ठीक है, बट यू कैन नॉट टर्न अराउंड एंड टेक लोगों की पर्सनल चीजें एंड पब्लिसाइज देम। बिल्कुल। आप पहले पूछ लें, पूछ लें। एथिक्स हैं, आप पूछ लें, अगर आपको इजाजत मिलती है तो आप डेफिनेटली आप बनाएं। कितने मैंने सेट्स पे खुद देखा भी, ये व्लॉग्स बन रहे होते हैं, तो आप पूछे बगैर वो घुस जाते हैं समटाइम्स। ऐसा यार, कि 2-3 ऐसे व्लॉग्स हैं जिसके अंदर सेट के ऊपर किसी और आर्टिस्ट ने व्लॉग बनाया है, मैं बैठ के खाना खा रही हूँ, मुंह खुला हुआ है, हाथ पे सालन लगा हुआ है, यार बुरी बात नहीं। है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सेट पे हम बिल्कुल फैमिली की तरह काम कर रहे होते हैं, और अब जब ये इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर मेरे आप साथ एक और मजे की बात बताऊं, इसी तरह सेट पे मैं एक दफा वॉशरूम बाथरूम जा रही थी, तो मैंने रियलाइज नहीं किया, पीछे से लड़की ने कहा जुगन आपी कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा यार बाथरूम जा रही हूँ बहुत जोर से। और वेरी बैड। मैंने कहा उसने वीडियो, मैंने उसको कुछ 15 दफा कहा कि बेटा ये ना लगाना, उसने फिर भी लगा लगा दी। दी। अब बात ये कि यार मतलब कम ऑन, कोई तो बाउंड्री होनी चाहिए। हाँ, खैर, सही बात हमें ब्रेक की तरफ जाना है और किचन में भी नजर डालनी है। सिर्फ हमें अपने व्यूअर्स को ये प्रूव करना होता है कि हर चीज उतने टाइम फ्रेम में, आप हमारा शो देख रहे हैं, साथ साथ आप अपनी कुकिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल अब कर तो सकते दुनिया बदल गई है, यू हैं। कैन। और वैसे भी बबल्स की कितनी आवाज आ रही है। बबल्स की वो क्या सिचुएशन है? बबल्स क्या बना है? जी जुगन आपकी बेसिकली अंडे का हलवा रेडी हो गया है, साथ में चिकन बॉक्स पैटीज या पार्सल्स जो हैं वो रेडी हो गया, ऑन साइड केचप के साथ और उसको serve परफेक्ट टी टाइम स्नैक्स हैं ये। आप ये 2 चीजें बना रहे हैं, आपके घर कोई चाय पे आया है, एक एफर्ट अपनी जगह एंड लजीज, एंड बॉक्स पैटीज तो बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं, Exactly. फ्राई आप एंड टाइम पे कर दें। थैंक यू सो मच अनम, प्लेजर। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपके साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी शेयर करनी है, सैड न्यूज़ है ज़रा। उसके अलावा आपके साथ कुछ ऐसे अचीवर्स अब हमारे साथ होंगे, उनसे भी मुलाकात करानी है। हमने कहा कि हमारे साथ स्टार्स हैं, वो उनके साथ बैठेंगे तो उन बच्चों की हौसला अफजाई भी जी, होगी, बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स इन दोनों की लेटेस्ट क्या प्रोजेक्ट्स है ये भी जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज एक सैड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, और कुछ ऐसा टैलेंट है जिसने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारा नाम रोशन किया। जैसे कि शाज़ खान उस दिन हमारे शो पे आए, ही इज़ एन इंटरनेशनल एक्टर पाकिस्तानी। देन फरहान ताहिर हुए, उन्होंने भी हॉलीवुड में बहुत काम किया। इसी तरह एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी बैप्सी सिद्धवा साहिबा, आप 11 अगस्त 1938 को कराची बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पैदा हुई, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं बना था। आप एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट और फिल्म मेकर थी। आपका ताल्लुक़ एक मारूफ पारसी घराने से था। आपने बेशुमार नावल लिखे, जिनमें आइस कैंडी मैन, द क्रो ईटर्स, ये बहुत फेमस हुए। सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल फेम मिली और इंटरनेशनली ये पब्लिश हुए। गवर्नमेंट की जानिब से तो आपको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, लेकिन उसके अलावा बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स भी आपको मिले, जैसे कि मंडेलो प्राइज़, बंटिंग फेलोशिप एट हार्वर्ड, सर सैयद डे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बहुत से अवार्ड्स।
सो ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी जब इस दुनिया से रुखसत होती है तो इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी बात है। सो आपकी डेथ 25 दिसंबर 2024 को हुई, कल के दिन, और आप ह्यूस्टन टेक्सास में थी और आपकी उम्र 86 ईयर्स थी। तो आज इस ब्रिलियंट पर्सनालिटी को हम याद कर रहे हैं। बैप्सी सिद्धवा ने ना सिर्फ अपना और अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया बल्कि हमारे मुल्क का भी नाम रोशन किया, और ऐसे प्यारे लोगों को याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ अ माइनॉरिटी मेंबर, बिकॉज आप पारसी हैं, तो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि हमारी माइनॉरिटीज़ भी हमारे मुल्क का नाम हर लेवल पे रोशन करती हैं। और बैप्सी सिद्धवा का आप दुनिया में कहीं पे नाम लें तो कोई भी इंसान जो थोड़ा बहुत बुक रीडिंग से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि नहीं भी रखता, उनको पता होगा, क्योंकि आप बड़ी फेमस फिल्म मेकर भी थी। सो अब बढ़ते हैं दो ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ की तरफ जो इंशाल्लाह हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अभी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अभी इन्होंने पहुंचना है। हमारे साथ अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद सुहेल राना हैं। अब्दुर्रहमान जो हैं वो 6.5 साल की उम्र पे इन्होंने अपना पहला नेशनल टेनिस टूर्नामेंट खेला और पहला मेडल जीता, जो इनको 2017 में मिला। और अगर बात करें तो आपने वेरियस डिफरेंट, आप देखेंगे सारे जो मेडल्स और ये जो कप्स पड़े हुए हैं, ये अब्दुर्रहमान और इनकी बहन हाजरा सुहेल के हैं। सो ऑल दीज अवार्ड्स, ऑल दीज मेडल्स, अभी हमारे सेंटर टेबल पे भी बहुत से मेडल्स पड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो ये लोग बेसिकली टेनिस प्लेयर्स हैं, करेक्ट? Yes. अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। देन वी हैव द ब्रिलियंट हाजरा सुहेल विद अस, जिन्होंने 7 साल की उम्र पे टेनिस खेलना शुरू किया और पहला टूर्नामेंट भी उसी उम्र पे खेला। 100 से ज़्यादा नेशनल और पंजाब लेवल के टाइटल्स और ट्रॉफीज़ जीत चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। हमारे जो ये ब्रिलियंट यंग लोग जो इतने हाई अचीवर्स इतनी छोटी उम्र पे बनते हैं, इनको रिकग्नाइज करना और इनको इम्पोर्टेंस देना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बेटा अपनी स्टोरी ज़रा हमारे साथ शेयर करो। बेसिकली इट स्टार्टेड ऑल व्हेन आई वाज 4 years old। 4 साल का था तो माय डैड यूज्ड टू गिव मी इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी स्पोर्ट्स। बेटा उर्दू में हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ। ओके, थैंक यू। तो उन्होंने मुझे फुटबॉल, क्रिकेट, सारी स्पोर्ट्स की एक तो इंट्रोडक्शन दी। एंड पे आई वाज गुड इन क्रिकेट एंड टेनिस। टेनिस पे मैं खुद आया था, ठीक माय डैड डिडंट पुश मी। उन्होंने कहा जो स्पोर्ट्स अच्छी लगती है उसको पिक कर लो। ठीक है। मैं खुद ही टेनिस में आया। टेनिस की उन्होंने इतनी इंट्रोडक्शन नहीं दी थी, हल्का हल्का। ही वाज अ टेनिस प्लेयर, वैसे क्लब लेवल पे, नॉट अ नेशनल प्लेयर, नॉट इंटरनेशनल, क्लब लेवल पे प्लेयर थे नॉर्मल। तो उनको देख के मेरे अंदर शौक आया। तो आफ्टर दैट ही ऑल्सो रियलाइज्ड कि आई एम अ गुड टेनिस प्लेयर। तो उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की एंड माशाल्लाह राइट नाउ आई एम हियर। आई एम पाकिस्तान नंबर 1 इन अंडर 14 कैटेगरी। एंड अब्बू इज योर मैनेजर बेसिकली और Yes. फादर, आप दोनों के, राइट? Yes. वैसे बात ये है कि व्यूअर्स जब बच्चे स्पोर्ट्स में आते हैं और अगर पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे और केपेबल हों तो बेहतर तो यही होता है कि यंग एज पे आपको जो मैनेज करते हैं या और आपको कोचिंग, इनिशियल कोचिंग जो है वो आपके पेरेंट्स ही दें। ऑब्वियसली अगर आप वो स्पोर्ट नहीं खेलते तो फिर साथ साथ ज़रूर रहें, क्योंकि इतनी छोटी एज पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। डांटे भी पिटती होंगी लेकिन कम कम। मेरा नहीं ख्याल पिटती होगी, क्योंकि अगर पिटेगी तो इनका जो वो एक पैशन और एक वो दब जाएगा। नहीं, बट व्हाट आई मीन इज कि देखो मैनेजर के साथ या अपने कोच के साथ थोड़ा हंसी Oh, मजाक yes, हो जाता है, बट बिल्कुल। फादर के साथ एक बाद अब चीज़ होती है तो बंदा फोकस भी ज़्यादा करता है। जी ऐसा और सीधी बात है, अब्बा की डांट बुरी नहीं लगती, को बाहर वाला डांटे तो ज़्यादा तब चढ़ती है, सीधी बात है। है। डांटते तो नहीं है, समझाते हैं, समझाते हैं। समझाते हैं। शायद इसीलिए फिर दो इतने ब्रिलियंट और केपेबल बच्चे। नाउ व्हाट अबाउट यू हाजरा, आपकी जर्नी कब शुरू हुई? मैं जब 7 साल की थी मैंने अपने भाई को ही देख के स्टार्ट की थी टेनिस। कितने भाई बहन हो आप लोग? 3 है। अच्छा माशाल्लाह। अभी 3rd आ रही है टेनिस में। मैंने 7 years की एज में स्टार्ट की थी अब्दुर्रहमान को देख के, और मैंने अपना पहला टूर्नामेंट भी 7 years में खेला था। उसमें मैं अंडर 6 कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंडर 14 कैटेगरी में नंबर 1 हूँ और अंडर 12 में भी। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट किस मोमेंट को कंसिडर करते हो? देखो माशाल्लाह इतने कप्स, इतने अवार्ड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मेडल्स, अभी तक आपके लिए सबसे मेमोरेबल क्या था बेटा? आपका पहले आपका पुत्र फिर उसका। व्हेन आई वन हम सीनियर जूनियर से जाते हैं। पहला मेरा सबसे मेमोरियल जो है, जब मैं फर्स्ट टाइटल जीता था इन अंडर 10 इन 2021 जनवरी। अच्छा, उसमें मैं फर्स्ट अपना विनर का टाइटल जीता था। लेकिन उसमें ऐसी क्या खास बात थी जो वो सबसे मेमोरेबल है?
बेसिकली मैंने एक मैच खेला था जिसमें मैं हार रहा था, आई वाज लूजिंग एंड ही द गाय वाज 1 पॉइंट अवे फ्रॉम विनिंग। मैं वहाँ से पूरा मैंने रिवर्स कर दिया और वहाँ से मैं फाइनल मैच था, मैं जीत गया एंड इट वाज माय फर्स्ट। ये ज़्यादा एक थोड़ा मेमोरियल है। क्या बात। व्हाट अबाउट यू गुड़िया? मेरा एक अंडर 10 में जब मैं पहली दफ़ा जीती थी, रनर अप थी, मैं इससे फाइनल में हार गई थी, लेकिन सेमीफाइनल में एक ऐसा नहीं, एक टूर्नामेंट दोनों के साथ आपस में खेल रहे थे, फाइनल आया था आपस में। भाई बहन का? जी जी। वाह इंटरेस्टिंग लेते यार। अम्मा का। लेकिन अम्मा किसको सपोर्ट करे, अब्बा किसको सपोर्ट करे, बांट रही होगी सपोर्ट। एक दफ़ा नहीं है, बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा। इतने फाइनल्स आए कि मैं और इसका फाइनल मैच होता है। अच्छा, लड़ाइयाँ कितनी होती हैं, झूठ नहीं बोलना? लड़ाइयाँ कम होती हैं लेकिन होती हैं। किस बात पे होती है? आपको किस बात पे चिढ़ चढ़ती है, आपको किस बात पे चिढ़ चढ़ती है? वैसे ही वैसे ही ड्यूरिंग मैच? नहीं, नॉट ड्यूरिंग during match ड्यूरिंग करा मैच है। नहीं, मारने से ड्यूरिंग मैच नहीं, ड्यूरिंग मैच नहीं, अच्छा वैसे ही नॉर्मल। जैसे कि अगर उसने हल्का सा तंग कर दिया, तो आपने सोचा मैं ज्यादा सा तंग कर दूं। भाई इतना, इससे ज़्यादा नहीं। आपको किस चीज़ से चिढ़ चढ़ती है? बड़े होने का रोब झाड़ता होगा। नहीं, मैं छोटी ही ठीक हूँ। कभी रैकेट खराब किए एक दूसरे के? नहीं नहीं, रैकेट में नहीं। अच्छा, अपने भाई बहनों को, ये ड्रामे वाले भाई बहन नहीं है कि जड़ों से बर्बाद कर दे एक दूसरे को। अच्छा, आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? देखो, यू गाइस आर सेलिब्रिटी स्टार्स इन योर ओन राइट। Yep. अपने करियर्स में आपने बहुत अचीव किया, तो ये तो स्पोर्ट्स, इनका करियर तो एक तरह स्पोर्ट्स हो गया ना। जी जी जी। तो तलत क्या कहेंगे इन बेस्ट बच्चों को? विशेस ही देना चाहेंगे और इसी तरह आप खेलते रहें, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें। जैसे आर्टिस्ट कहते हैं, जैसे माशाल्लाह जुगन आपके सामने बैठी हैं, इनको सारी दुनिया जानती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और इसीलिए इतना अच्छा शो चला रही हैं। इसीलिए आप आज भी हैं और हम भी यहाँ पे हैं। अच्छा, मुझे पता है ईमान, क्या सबसे प्यारी बात लग रही है कि ये बच्चे कॉन्फिडेंट भी हैं और बोल सकते हैं। बिल्कुल। होता ये है कि इस ग्रूमिंग पे कोई नहीं काम नहीं नहीं, करता। हाँ सही बात है। वो जब कोई आपका जीतता है या इंटरनेशनल लेवल पे फेम मिलती है, तो क्योंकि कभी तालीम नहीं होती, और अगर तालीम हो भी तो कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस नहीं होता, So, लेकिन आपने अगर मुल्क को रिप्रेजेंट करना है तो एक तो खेल से करना है, दूसरा वहाँ आपके इंटरव्यूज होंगे, आपका मीडिया से इंटरेक्शन होगा, तो आपको अपने आप को कैरी बोलना करना आना भी चाहिए, आपको कोई बात बिल्कुल। करनी और आनी इनमें चाहिए। सारी वो क्वालिटीज हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। सो यहाँ से कहाँ, अब क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि फर्स्ट आई विल बिकम एशियन नंबर 1, ITF नंबर 1, देन इंशाल्लाह ग्रैंड स्लैम, एंड जीतूंगा ग्रैंड स्लैम, एंड पाकिस्तान का नाम प्राउड करूंगा, रोशन करूंगा। एंड फॉर दैट पाकिस्तान के, अभी तक पाकिस्तान ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं की। माई डैड ही इज़ डूइंग इट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। वो पाकिस्तान से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं आई। अब आई कैन बी ATF नंबर 1, एशियन नंबर 1, इफ़ आई गेट अ स्पॉन्सर। अगर आज भी मुझे स्पॉन्सर मिले ना, इन 2 मंथ्स आई कैन बिकम एशियन नंबर 1। स्पॉन्सर नहीं है, या एशिया ATF टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 2 होते हैं, 2 में कुछ नहीं बनता। मिनिमम आपको 10 से 12 टूर्नामेंट्स पर ईयर खेलने चाहिए अगर आपने रैंकिंग अपनी मेंटेन करनी है। और अगर आपने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे लेके लेकिन जाना, अभी कोई स्पॉन्सर नहीं है। समझ आ गई। हाँ ठीक है जी बेटा। जी, मैंने भी इंशाल्लाह एशियन ITF नंबर 1 बनना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, ग्रैंड स्लैम्स खेलने हैं, लेकिन अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है स्पॉन्सर्स की। बेटा मुझे समझ आ गई है एक दफ़ा। लेकिन अभी जब हम बैठे थे ना, ये दोनों बाहर बात कर रहे थे कि कोई श्रीलंका भी आप शायद जा रहे हो, श्रीलंका की बात कर रहे हैं। हाँ, जी, श्रीलंका का मैं बताओ ना। इंशाल्लाह जनवरी 2025 में श्रीलंका जाऊंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। सही। तो अब आप लोगों की ज़िंदगी में लेटेस्ट क्या चल रहा है, ये भी बता दीजिए। नया गाना आ रहा है मेरा इंशाल्लाह। हर वक्त ही नया गाना आ रहा था कि तुम्हारा नया मैं गाना एक माह बाद निकालती रहती अल्लाह आपको खुश रखे और आपको हूँ। हिम्मत और दे। कुछ शोज वगैरह चल रहे हैं आजकल, जो कॉन्सर्ट चल रहे हैं, कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट ब्रांड के शोज। मेरा भी एक गाना मेरा ड्रामा भी आ रहा है। ड्रामा भी बता दे, सुने। तेरे ते गाने भी आते हैं, तेरे ते ड्रामे भी मेरा आते एक हैं। वीडियो आ रहा है, बहुत अच्छा किया है। अब थोड़ा सा हमने किया दुबई में और थोड़ा पाकिस्तान में, तो वो बड़ा अच्छा एक वीडियो आएगा। सॉन्ग बड़ा अच्छा है, अली साजिद ने बनाया, म्यूजिक डायरेक्टर है। और उसके अलावा अभी PTV पे मेरा चल रहा है हुए तुम अजनबी, उसमें मेजर तलत का कैरेक्टर कर रहा हूँ। आप देखिएगा जरा, आपको मजा आएगा। मेजर तलत तो तलत हो गए हम। तलत जी, कामरान शाही साहब का शुक्रिया, उन्होंने कहा मेजर तलत ही रहेगा ये। बट मेहरबानी, एटलीस्ट कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना। जी, बिल्कुल। रुखसार किधर हो तुम? मेजर रुखसार। मैंने कामरान शाही से कहा कि सर ये मुझे यूनिफॉर्म भी ऊपर नंबर प्लेट, नेम प्लेट लगी हुई है, मेजर तलत।
मैंने कहा कहता क्यों मुझे अंदर करवाना है काम के बाद वापस। अच्छा, फाइनली गाइस, पढ़ाई में क्या कर रहे हो? पढ़ाई में राइट नाउ आई एम इन 8th ग्रेड और हमारे एग्जाम्स हुए हैं, आई गॉट स्ट्रेट एज, मतलब माशाल्लाह। बहुत अच्छे मेरे एग्जाम्स में मार्क्स आए हैं वेल डन। एंड सेम इज द केस व्हाट फॉर अबाउट यू हर। आजा? नो, बट करना क्या चाहते हो आगे? देखो, एक तो एजुकेशन में भी बंदा आगे जी, जी। करता है ना, तो और पढ़ाई में मजीद क्या करना चाह रहे हो? एज इन कौन से एरिया को फोकस करना चाह रहे हो? पढ़ाई- साइंसेस, आर्ट्स, व्हाट डू यू वांट टू डू? पढ़ाई में मोस्टली ये साइंसेस या मेडिकल नहीं, साइंसेस या इंजीनियरिंग। बिल्कुल सही, अमेजिंग। व्हाट अबाउट यू बेटी? I also think maybe engineering or sciences. कोई तो उसको अकेले का चीज करने दो, जो भाई करते हुए पीछे पीछे लगी रहती अभी है। माशाल्लाह अच्छा, तीसरी- मेरी भी अपनी बड़ी बहन के साथ यही रिलेशनशिप है, मुझसे 2 साल बड़ी है। जो आपा करती है मैं भी ना पीछे पीछे, मैंने भी यही करना है। अभी माशाल्लाह तीसरी सिस्टर है या भाई जी है? जी सिस्टर है। वो भी इनके पीछे है, वो भी इनके वो पीछे। भी पीछे है। अच्छी बात है ना। भाई एक डॉक्टर हो जाए, एक इंजीनियर हो जाए, एक वकील हो जाए तो बड़े मसले हल हो जाते हैं बेटा। सही बात इसके है। बारे में भी लेकिन सोचो। इन्होंने मसले हल नहीं करने, इन्होंने आगे बढ़ाने। आगे बढ़ाने ने। अच्छा, यहाँ पे हमें अपने शो को कंक्लूड करना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बेटा। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। अल्लाह आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे एंड ऑल दीज अवार्ड्स, ऑल दीज मेडल्स, ऑल दीज कप्स, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो प्राउड ऑफ यू एंड अल्लाह करे कि आपको इंशाल्लाह जल्द स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए प्राइवेट आप सेक्टर में। इंटरनेशनल viewers, लेवल पे खेलेंगे, आप में International। स्पिरिट है, आप में काफी स्पार्क है, जाओगे इंशाल्लाह आगे। और ये जो सारे मेडल्स हैं ये गोल्ड में तब्दील हो जाएंगे। नहीं वो हैं तो बेचारे गोल्ड मेडल ही, लेकिन अब नहीं मिलते असल में। नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जब जाएंगे ये गोल्ड भी आएंगे। सर कभी कभी वहाँ पे भी नहीं मिलते अब। अच्छा, लोग बड़े बस कंफ्यूज बस ना ही हुंदा है। हाँ, ते आ भी जाएंगे तो असी कौन सा सोने का सेट बनाना है? यह भी तो मसला है ना। बट बेस्ट ऑफ लक गाइस।